तो इस किताब में बिट्ठू सुजा लिखते हैं कि जेतसी के जो पिताजी थे, जेतसी के पिताजी का नाम क्या है? लूणकरण। कि जो जेतसी के पिताजी हैं लूणकरण, वो बहुत दानवीर आदमी है। क्या है? दानवीर आदमी है। और इतने दानवीर है कि वो कलयुग में कर्ण के समान है। किसके समान है? कोई भी दानवीर आदमी होता तो हम उसकी तुलना किससे करते हैं? कर्ण से। कि जिस प्रकार महाभारत में कर्ण ने दान दिया था, उसी प्रकार कलयुग में यदि कोई दान दे रहा है तो कौन दे रहा है? लूणकरण। ऐसा कौन कहते हैं? लिखो, लूणकरण में एक बात लिख लेना। बिट्ठू सुजा ने लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा था। बिट्ठू सुजा कोल्ड लूणकरण एज कर्ण ऑफ कलयुग। बिट्ठू सुजा कोल्ड लूणकरण एज कर्ण ऑफ कलयुग। बिट्ठू सुजा ने लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा था। कोल्ड लूणकरण एज कर्ण ऑफ कलयुग। क्या कहा था? किसने कहा था? आ जाओ रायसिंह पर आ जाओ आप। अब रायसिंह की तो साउथ इंडिया में इधर उधर पोस्टिंग रहा करती थी। रायसिंह का एक मंत्री हुआ करता, इसका नाम था करमचंद। क्या नाम था? रायसिंह ने करमचंद जी को कहा यार करमचंद जी, एक किला तो बनवाओ यार बीकानेर में, अपने पास किला तो होना चाहिए। तो इस करमचंद की देखरेख में बीकानेर में किला बनाया गया। किले का नाम था जूनागढ़। क्या नाम था? 1589 में बनाना शुरू किया था और 1594 तक बनाया गया था। तो बीकानेर में जूनागढ़ का किला कौन से राजा के टाइम बनाया गया? रायसिंह। किसके देखरेख में बनाया गया? करमचंद कौन था? मंत्री था एक। लिखो, करमचंद की देखरेख में, अंडर सुपरविजन ऑफ करमचंद, करमचंद की देखरेख में अंडर सुपरविजन ऑफ करमचंद बीकानेर में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। जूनागढ़ फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड एट बीकानेर। बीकानेर में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। जूनागढ़ फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड एट बीकानेर। बीकानेर में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। कौन से किले का निर्माण करवाया गया? जूनागढ़। किसकी देखरेख में? लिख लो कोष्टक में 89 से 94 कि कब से कब तक करवाया गया। तो 1589 से 1594। एक इतिहासकार पढ़े थे हमने बीचों, मुंशी देवी प्रसाद, याद है? जिन्होंने आपके मोहनोत नैन्सी के बारे में कहा था कि वो राजपूताने का, यही रायसिंह जी के बारे में कहते हैं कि वो राजपूताने का कर्ण था। राजपूताने का। और मैंने अभी बताया आपको कि किसी भी आदमी की कर्ण से तुलना कब की जाती है? जब वो आदमी, तो बीकानेर के दो राजाओं की तुलना कर्ण से की गई, एक लूणकरण की और एक रायसिंह की। लूणकरण की तुलना कौन करता है? बिट्ठू सुजा। और रायसिंह जी की कौन करता है? मुंशी देवी प्रसाद। लूणकरण जी को कहा गया कलयुग का कर्ण और रायसिंह को क्या कहा गया? राज। मुंशी देवी प्रसाद ने रायसिंह को राजपूताने का कर्ण कहा था। मुंशी देवी प्रसाद कॉल्ड रायसिंह एज कर्ण ऑफ राजपूताना। मुंशी देवी प्रसाद कॉल्ड रायसिंह एज कर्ण ऑफ राजपूताना। मुंशी देवी प्रसाद ने रायसिंह को राजपूताने का कर्ण कहा था। मुंशी देवी प्रसाद कॉल्ड रायसिंह एज कर्ण ऑफ राजपूताना। और वाकई कहते रायसिंह जी उस टाइम के बड़े यूं दानवीर आदमी हुए थे। अक्सर यूं लोगों में दोहे सुनते ही रहते। पहले क्या करते राजा महाराजा जब किसी को दान देते तो कवि वगैरह जो होते वो अपने दोहों के माध्यम से, अपने कविताओं के माध्यम से इनका बखान करते। आज की मीडिया है, आज अखबारों में, टीवी के अंदर ये बात आ जाती है, फलान जी ने 51 लाख रुपए कोरोना के अंदर दान दिया, फलान जी ने ब्लड डोनेशन के लिए इतने लाख रुपए का दान दिया। अखबारों में आते। पहले ये कि ये बातें कौन प्रचारित किया करते थे? कवि, अपने दोहों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से। तो अक्सर यूं लोग सुनते, भाई रायसिंह जी ने फलाने आदमी को 5,000 दे दिए, आज उसको 10,000 दे दिया, आज उसको 11,000 दे दिए। तो रायसिंह जी की एक बेटी थी जिसकी शादी यहां आमेर की हुई थी मान सिंह के साथ। किसके साथ में? मान सिंह हल्दी घाटी युद्ध वाले सेनापति थे, उनके साथ में रायसिंह की एक बेटी की शादी की हुई थी। अच्छा, उसको समाचार मिलते कि उसके पिताजी ने 11,000 रुपए का दान दे दिया, आज 21,000 रुपए का दान दे दिया। तो बाकी राज परिवार की महिलाओं को इकट्ठा करती, बाकी रानियों को इकट्ठा करती और कहती मेरी तरफ से पार्टी है। किस बात की? अरे पापा का अखबार में नाम आया है, 11,000 का दान दिया है। सबको पार्टी देती वो तो कोई बात नहीं, फिर उन रानियों को टॉर्चर और करती कि तुम्हारे पापा देते हैं कभी? तो बाकी रानियां बेचारी तंग हो गई।
एक बार राय सिंह जी ने किसी बंदे को 1 लाख रुपए दान में दिए। कितने दिए? अब तो भाई उसने 3 दिन भंडारा किया, 3 दिन तक टॉर्चर किया उसने बाकी रानियों को। मेरे पापा ने 1 लाख रुपए दिए, तुम्हारे पापा ने तो कभी 1000 भी नहीं दिए होंगे किसी को। तो बाकी रानियों ने मान सिंह जी के पास शिकायत की कि मान सिंह जी आपकी रानी हमें तंग करती रहती है, इसके पिता यदि दान देते हैं तो इसमें हम क्या करें, और यदि हमारे पिता नहीं देते तो भी हम क्या करें, ये पीहर वाले जाने, उनका कारण जाने। मान सिंह जी को बुरा लगा ये, तो मान सिंह जी ने अपनी रानी को जाके कहा कि हिंदू धर्म ये कहता है कि दान हमेशा गुप्त दान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? यदि इस हाथ से दिया जाए, इस हाथ को भी पता, और आप क्या यूं दान की बातों में बताते रहते हैं कि मेरे पिता ने इतना दे दिया, मेरे पिता ने इतना दे दिया। तो उसने मान सिंह जी को कह दिया कि आपने दिया है किसी को? तो मान सिंह जी को लगा रडार अपनी तरफ ही आ गई। मान सिंह जी ने खाना खाया, खाना खा के बाहर आए, बाहर आके वित्त मंत्री को कहा कि कल सुबह मैं जब बाहर उठ के आऊं तो 5 लाख रुपए और 5 बंदे लेके तैयार मिलना। कितने लाख रुपए? 5 गरीब आदमी जिनको दान दिया जा सके, और 5 लाख रुपए लेके एकदम तैयार मिलना। अगले दिन मान सिंह जी सुबह सुबह उठे, बिना किसी से बात किए बाहर आए, 5 लाख रुपए लिए, 5 गरीब तैयार खड़े थे, 1-1 लाख रुपए दिए, जाके चुपचाप सो गए। पर ये बातें कहां छुपती है? उन गरीबों ने जाके पूरे शहर में ढिंढोरा पीटा कि राजा मान ने हमें 1-1 लाख रुपए दिए। वित्त मंत्री ने जाके बाकी मंत्रियों को बताया। अब थोड़ी देर में पूरे शहर में बात हो रही थी, अरे कि दानवीर आदमी हो तो राजा मान जैसा हो, 5 लाख का दान दिया और किसी के सामने जिक्र तक नहीं किया। ये बाकी रानियों को पता चला, तो बाकी रानी अब उस रानी के कमरे के बाहर जाके खड़ी हुई, उस रानी के महल के बाहर जाके खड़ी हुई, और वो आपस में बातें करे कि दान देना इसको कहते हैं। राजा मान सिंह ने 5 लाख का दान दिया और कानों कान खबर नहीं। इतने में को एक रानी उनके अंदर से बोले, वैसे सुना है थोड़े दिन पहले किसी ने 1 लाख दिए थे। कोई दूसरे के, और लोगों ने 3-3 दिन भंडारे किए हैं, 3-3 दिन। तो सोच 5 लाख पे तो क्या होना चाहिए। अब वो भाई अंदर बैठी बैठी फ्रस्ट्रेट भयंकर तरीके से, दोपहर तक तो अंदर बैठी रही, दोपहर के बाद बाहर निकल के आई, बाकी सब रानियों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके मेरी तरफ से भयंकर पार्टी है, आज जोरदार वाला भंडारा है। तो बाकी रानियों ने कहा आज किस बात का है? उसने कहा इस दुनिया में 2 ही लोग दान दे सकते हैं, या तो मेरे पिता या मेरे पति। चित भी अपनी और पट भी अपनी। तो भाई दान या तो राय सिंह जी ने दिया, या किसने दिया बाद में? मान सिंह दिया। लिखो, राय सिंह की पुस्तकें, विद्वान आदमी थे, राय सिंह की पुस्तकें। क्या क्या नाम है बोलो देखिए? राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला। वैदिक वंशावली छोड़ दो, नाम से पता चलता है वैदिक, वेद जी के बारे में थोड़ा दवाइयों टाइप की किताब है, बाकी सारी किताबें ज्योतिष की है। सारी किताबें किसकी है? राय सिंह महोत्सव ज्योतिष की किताब है। ज्योतिष रत्नमाला नाम से पता चलता है ज्योतिष की है। ये जो किताब है ना बाल बोधिनी, ये कई ज्योतिष किताबों को लेके उन पर टीका तैयार की गई थी। टीका जानते हो? संगीत की ग्रंथों पर टीका कुंभान लिखी थी, आपके रसिक प्रिया ने, ये सब। वैसे बाल बोधिनी ज्योतिष की किताबों पर टीका है, तो बाल बोधिनी कोष्टक में लिख लो, ज्योतिष ग्रंथों पर टीका, कमेंट्री ऑन एस्ट्रोलॉजी लिटरेचर। ज्योतिष ग्रंथों पर टीका, कमेंट्री ऑन एस्ट्रोलॉजी लिटरेचर। ज्योतिष ग्रंथों पर टीका, कमेंट्री ऑन एस्ट्रोलॉजी लिटरेचर। लिखो दरबारी विद्वान।
जयिता, जयिता एक विद्वान है जिन्होंने एक प्रशस्ति लिखी। कौन सी प्रशस्ति लिखी? रायसिंह प्रशस्ति। तो बताओ, देखिए रायसिंह प्रशस्ति का लेखक कौन है? जयिता। हम कह दें कि भाई आपके वैद्यनाथ प्रशस्ति का लेखक कौन है? रूप भट्ट। कौन है? और राज प्रशस्ति का? रणछोड़ भट्ट तेलंग। और आपके जगदीश मंदिर वाली प्रशस्ति का? कृष्ण भट्ट। और कुंभलगढ़ वाली प्रशस्ति का? महेश भट्ट। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का? अत्रि भट्ट। और रायसिंह प्रशस्ति का? जयता। ये जो रायसिंह प्रशस्ति है ये जूनागढ़ किले में लगी हुई है। कौन से किले में? लिख लो। यह है प्रशस्ति जूनागढ़ किले में स्थित। दिस यूलॉजी इज लोकेटेड इन जूनागढ़ फोर्ट। यह है प्रशस्ति जूनागढ़ किले में स्थित। दिस यूलॉजी इज लोकेटेड इन जूनागढ़ फोर्ट। कौन से किले में स्थित है? जूनागढ़ किले में स्थित। अगली किताब का नाम हिंदी में लिख लें आप तो भला रहेगा। केवल याद ही रखना है भाई, किताब लिखी है, बाकी किताब का नाम याद ही नहीं करना। एक लंबा चौड़ा सा मैं नाम लिख रहा हूं, आप तो उतारिए। केवल काम की बात क्या है मैं बता दूंगा। इंग्लिश वाले फालतू में इंग्लिश में माथा मत मारना। लंबा चौड़ा नाम है, याद नहीं होगा वरना। लिखो। इंग्लिश में नहीं लिखना, हिंदी में लिखना। मैं बता दूंगा क्या यूज है इसका, क्या नहीं है, आप तो लिख लो। आपको बड़ा लग रहा होगा नाम, है ना? ये वास्तव में 4 नाम एक साथ है। क्या क्या नाम बताओ देख। क्या 4 नाम है? करमचंद, वंश, उत्कीर्ण, कम, काव्यम। बोलो देखे। उत्कीर्ण का मतलब क्या होता है? खोदना। क्या होता है? बिजोलिया बिले का उत्कीर्ण कौन है? गोविंद। पढ़ते हैं अपने तो। उत्कीर्ण का मतलब क्या होता है? खोदना। अब बोलो देखिए, करमचंद के वंश को खोदने वाली कविता। करमचंद के वंश को खोदने वाली कविता। तो पूरा नाम क्या हुआ? करमचंद वंश उत्कीर्णकम काव्यम। बोलो देखे। करमचंद कौन है? मंत्री है जिसकी देखरेख में जूनागढ़ का किला बनवाया गया। ऊपर लिखा है कि करमचंद की देखरेख में कौन सा किला बनवाया गया था? जूनागढ़। उस करमचंद पर किताब किसने लिखी? जयसोम। कोई सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछेगा, रायसिंह के मंत्री करमचंद पर पुस्तक लिखने वाले विद्वान का नाम बताइए। क्या नाम है? जयसोम ने रायसिंह के कौन से मंत्री पर पुस्तक लिखी थी? बस सिंपल आएगा ना, किताब का नाम कोई नहीं पूछेगा। पर अब याद भी रहेगा इस बार। बोलो देखो, नाम बोल, चारों बोलो। करमचंद। उससे भी खास बात, अच्छा करमचंद पे कोई भी किताब लिखोगे तो रायसिंह का जिक्र तो आएगा। बिना रायसिंह के करमचंद पे किताब नहीं लिखी जा सकती। भाई करमचंद का इंट्रोडक्शन यही है कि वो रायसिंह का मंत्री है। इस किताब में रायसिंह को कहा गया राजेंद्र। रायसिंह को क्या कहा गया? वापस सुनना, राजेंद्र का मतलब होता है ऐसा राजा जो हारे हुए दुश्मन के साथ भी अच्छा बर्ताव करे। ऐसा राजा जो हारे हुए दुश्मन के साथ भी, भाई एक राजा को हरा दिया, दो राजा लड़े, एक राजा हार गया। एक तरीका तो यह कहता है कि हारने के बाद जीतने वाले राजा ने कहा कि इसकी गर्दन काट ली जाए। हारने के बाद जीतने वाले राजा ने कहा कि इसको जेल के अंदर डाल दिया जाए, इसके परिवार को मार दिया जाए। एक तरीका यह है कि जीतने के बाद में हारने वाले राजा को जीतने वाले राजा ने कहा खड़ा हो जा, कोई बात नहीं, युद्ध में हार जीत होती रहती है, तू मेरा भाई है, बैठ बराबर बैठ, साथ में बैठ के खाना खाएंगे, अगली बार अच्छे से लड़ना थोड़ा सा। हारने के बाद भी दुश्मन के साथ में जो अच्छा बर्ताव करे उन राजाओं क्या कहते थे? राजेंद्र। क्या कहते थे? तो रायसिंह राजेंद्र थे कि हारने के बाद भी, हराने के बाद भी उन्होंने अपने दुश्मन के साथ कभी भी बुरा बर्ताव। तो इस पुस्तक में रायसिंह को क्या कहा गया? अब कोई सिंपल पूछेगा कौन से एक राइटर ने रायसिंह को राजेंद्र कहा है? भले बड़े की बात लिखो, इसी में नीचे लिखना है ना। इस पुस्तक में, इन दिस बुक, इस पुस्तक में, इन दिस बुक रायसिंह को राजेंद्र कहा गया है। रायसिंह इज
रेफर्ड एज राजेंद्र, रेफर किया गया उन्हें। राय सिंह इज रेफर्ड एज राजेंद्र, राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है। राय सिंह इज रेफर्ड एज राजेंद्र, राय सिंह को क्या कहा गया? राजेंद्र। बिना राजा चेंज किए एक हेडिंग डालो इसी के अंदर, पृथ्वीराज राठौड़। राजा मत चेंज करना, बिना राजा चेंज की हेडिंग डाल लो। लिखो, यह राय सिंह का छोटा भाई था। ही वॉज यंगर ब्रदर ऑफ राय सिंह। यह राय सिंह का छोटा भाई था। ही वॉज यंगर ब्रदर ऑफ राय सिंह। मैंने एक बात बताई थी आपको कि 1570 के अकबर के नागौर दरबार में बीकानेर का कल्याणमल जाता है, तब अपने दो बेटों को साथ में लेके गया था, राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़। राय सिंह योद्धा था तो अकबर ने उसको सेना के साथ में भेज दिया। पृथ्वीराज राठौड़ राइटर था तो अकबर ने उसको लिखने विखने में लगा दिया था, और उसी ने आपकी कल्ला राय मलोत की मरसिए लिखे थे, पढ़ा था हमने। तो अकबर ने इसको एक किला गिफ्ट में दे रखा था, गागरोन का किला। कौन सा दिया था? कहां पड़ता है गागरोन का किला? अकबर ने इसे गागरोन का किला दिया था। अकबर गेव हिम गागरोन फोर्ट। अकबर ने इसे गागरोन का किला दिया था। अकबर गेव हिम गागरोन फोर्ट। अकबर ने कौन सा किला दिया था? गागरोन का किला दिया था। पुस्तक लिखो, इसकी बुक का नाम लिखो। लिखो, किताब का नाम लिखो, वेली कृष्ण रुक्मणी री। क्या नाम है बुक का, बताओ देखे। वेली कृष्ण रुक्मणी। वेली का तो मतलब लंबी कविताएं जो हुआ करती उनको वेली बोलते थे। क्या बोला करते? वेली। तो लंबे जो कवि, वेली का मतलब होता बेल। बेल होता है बेल। किसी भी चीज की बेल लग जाए तो बेल लंबी लंबी होती है। तो वैसे जो लंबी कविताएं हुआ करती थी अक्सर उनको क्या कहा करते थे? वेली। तो नाम क्या बोलो दोबारा? वेली कृष्ण। तो आप नॉर्मली यू मान लो कृष्ण रुक्मणी की कविता। क्या मतलब होगा इसका? कृष्ण रुक्मणी की कविता। अच्छा, कौन सी भाषा में क्या लिखी गई? तो इसकी भाषा है उत्तरी राजस्थानी। कौन सी भाषा में लिखी गई? उत्तरी राजस्थानी भाषा के अंदर लिखी गई। तो लिख लो भाषा उत्तरी राजस्थानी, नदन राजस्थानी। भाषा उत्तरी राजस्थान। आप अपने राजस्थान को जी चार भागों में बांटेंगे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये बीकानेर गंगानगर ये आपके उत्तर में चले जाएंगे, ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो इधर की भाषा कौन सी हो जाएगी? उत्तरी राजस्थान। अपने राजस्थानी लिखने के दो तरीके थे। एक राजस्थान लिखने का तरीका था उसको बोलते डिंगल, एक जो लिखने का तरीका था उसको बोलते पिंगल। स्टाइल है ना, किसी भी भाषा को किसी भी पद्य को लिखने की स्टाइल हो सकती है। तो एक स्टाइल कौन सी थी? डिंगल, और दूसरी कौन सी थी? पिंगल। अच्छा, जिसमें थोड़ी ब्रिज भाषा आ जाए वो तो हो जाती थी पिंगल, और इसमें ब्रिज भाषा नहीं आती वो कौन सी हो जाती? डिंगल। अच्छा, ब्रिज भाषा आने की ज्यादातर संभावना कहाँ रहेगी? भरतपुर वाले इलाके में। उधर वाली भाषा के अंदर ब्रिज आ सकती है, अपने वाली इधर वाली में तो आ नहीं सकती। और पृथ्वीराज ने बीकानेर साइड वाली लिखी, तो ये कौन सी शैली में लिखी हुई है? तो भाषा तो कौन सी है? उत्तरी राजस्थानी। शैली कौन सी है? डिंगल। लिखो शैली, स्टाइल डिंगल। हाँ हाँ, उसी को कहते हैं उत्तरी मारवाड़ी का, दो उत्तरी राजस्थानी का। तो भाषा तो कौन सी है? उत्तरी राजस्थानी, और शैली कौन सी है? डिंगल। किसके दरबार में था पृथ्वीराज राठौड़? अकबर। अकबर के दरबार में अपने राजस्थान के एक राइटर और थे जिनका नाम था दुर्सा आढ़ा। क्या नाम था? किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में दुर्सा आढ़ा और थे। पृथ्वीराज राठौड़ अपनी बुक लिखता है वेली कृष्ण रुक्मणी री, और लिख के अकबर के पास जाता है, और उसने अकबर को कहा कि बादशाह अकबर, मैं एक बुक लिख के लाया हूं, आप देख के बताओ कैसी है।
बादशाह अकबर ने बुक देखी, बुक देख के बताए तो क्या देख ली, कागज देख लिए, पन्ने देख लिए, अनपढ़ था अकबर। क्या था? अनपढ़ था। तो अकबर ने कहा कि दुरसाजी देख के बताएंगे भाई कैसी है। दुरसाजी आप राजस्थान के हो, ये पकड़ो बुक और बताओ कैसी लिखी हुई है। दुरसाजी ने कहा इतनी मोटी किताब हाथों हाथों कैसे बताऊं? दिया 15 दिन का टाइम, 15 दिन में पढ़ गया, आगे फिर बता दो। 15 दिन बाद दुरसाजी आए और दुरसाजी ने आके कहा कि बादशाह अकबर, हमारे हिंदुओं में 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। मैं कहता हूं ये किताब 5वीं वेद है। कौन सा वेद है? 5वां वेद है ये किताब। हमारे हिंदुओं में 18 पुराण है। कितने पुराण है? मैं कहता हूं ये किताब 19वां पुराण है। कौन सा पुराण है? ये किताब उतनी महत्वपूर्ण किताब है जितने महत्वपूर्ण वेद और पुराण। 4 वेद है तो इसको क्या घोषित कर दो? 5वां वेद। 18 पुराण है तो इसको क्या घोषित कर दो? 19वां पुराण। ऐसा कौन कहता है? कौन सी किताब के बारे में? वैलिक कृष्ण रुक्मणी, जो कि किसने लिखी थी? देखो, दुर्सा आढ़ा ने इस पुस्तक को 5वां वेद तथा 19वां पुराण बताया था। दुर्सा आढ़ा कॉल्ड दिस बुक एज 5th वेद एंड 19th पुराण। दुर्सा आढ़ा ने इस पुस्तक को 5वां वेद तथा 19वां पुराण बताया था। दुर्सा आढ़ा कॉल्ड दिस बुक एज 5th वेद एंड 19th पुराण। इस पुस्तक को 5वां वेद तथा 19वां पुराण बताया था। कॉल्ड दिस बुक एज 5th वेद एंड 19th पुराण। क्या बताया था? 5वां वेद और 19वां पुराण। किसने? दुर्साधन। क्या बताया था? 5वां वेद और 19वां पुराण बताया था इसको। जेम्सटोड था। अच्छा, जेम्सटोड को इस किताब के बारे में पता चला तो जेम्सटोड इस बुक के बारे में कहता है भाई साहब पूछो मत आप। इस किताब को पढ़ने के बाद आदमी में उतनी ताकत आ जाती है जितनी ताकत 10,000 घोड़ों में होती है। कितने घोड़ों में होती है? इस किताब को पढ़ने के बाद बंदा 10,000 हॉर्स पावर लेके घूमता रहता है। कितना हॉर्स पावर आ जाता है उसमें? लिखो, जेम्सटोड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जेम्सटोड, वो बंदा यार क्या तारीफें करके गया अपने। जेम्सटोड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जेम्सटोड, इस पुस्तक में 10,000 घोड़ों का बल है। दिस पुस्तक हैज पावर ऑफ 10,000 हॉर्सेज। इस पुस्तक में 10,000 घोड़ों का बल है। दिस बुक हैज पावर ऑफ 10,000 हॉर्सेज। कितने घोड़ों का बल है? 10। ऐसा किसने कहा? जेम्सटोड। एक इटली का एक विद्वान हुआ है जिस बंदे का नाम था एलपी टेसिटोरी। क्या नाम था? एलपी टेसिटोरी। कहां का एलपी टेसिटोरी? इटली। इटली का एक विद्वान है लुइस पिया टेसिटोरी। इटली का एक शहर पड़ता है उदिने। इटली का शहर कौन सा था? उदिने। उदिने नाम के एक शहर का रहने वाला एक लड़का था जिसका नाम क्या था? एलपी टेसिटोरी। वहां इटली के अंदर ही रहा करता था, पर इंडियन कल्चर से बड़ा प्यार था। इस बंदे ने पीएचडी कर रखी थी। क्या कर रखी थी? पीएचडी का टॉपिक क्या था? आपको सुन के लगेगा यार बंदा क्या, मतलब इटली में रह कैसे कैसे हो सकता है। इसकी पीएचडी का टॉपिक था कि वाल्मीकि की रामायण और तुलसीदास जी की रामचरितमानस में क्या समानता और क्या असमानता है। राम जी के बारे में भारत में 2 किताबें लिखी गई। एक राम जी के बारे में वाल्मीकि जी ने लिखी, वो तो कौन सी है? रामायण। एक तुलसीदास जी महाराज ने लिखी, वो कौन सी है? रामचरितमानस। रामायण तथा रामचरितमानस में समानता तथा असमानता का तुलनात्मक अध्ययन, ये इसकी पीएचडी का टॉपिक था। और इटली में पीएचडी की थी। कहां पर पीएचडी की थी? तो सारे इटली वाले इसके दोस्त हमेशा इसको कहते हैं इंडियन लुइस। इसका नाम था लुइस पिया टेसिटोरी। पूरा नाम क्या था? लुइस पिया टेसिटोरी। तो बात करने लगे यार तू तो इंडियन ही, इंडियन लुइस ही है। और इस आदमी को लगता था कि यार नहीं यार, मैं इंडिया के बारे में और जानना चाहता हूं, ज्यादा जानना चाहता हूं। तो इंडिया आ गया। उन दिनों अंग्रेज राज किया करते थे अपने देश पे। अंग्रेजों का कलकत्ता में एक सेंटर हुआ करता है। इस सेंटर का नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। क्या नाम था? कहां पे सेंटर है? किसका? क्या काम करेगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का? भारत की किताबों का ट्रांसलेशन। भारत की किताबों का ट्रांस इन विच लैंग्वेज? का यूरोपियन भाषाओं में।
पुर्तगाली में भी करेंगे, इटली में भी करेंगे, इंग्लिश में भी करेंगे, जर्मनी में भी करेंगे, फ्रेंच में भी करेंगे, और भारत की किताबों को यूरोप में ले चला जाके बेचेंगे। भारत की किताबों के बारे में यूरोप के लोगों को बताएंगे। अंग्रेज माननीय आदमी थे, उनको हर चीज में लाभ कमाना था कहीं ना कहीं। फिर यहाँ की पुस्तकों को पढ़ेंगे तो अपने उनके बारे में जान पाएंगे, भारत के लोगों के बारे में भी जान पाएंगे। तो इनको ऐसे लोगों की आवश्यकता होती थी जिनको भारत की भाषा भी आए और दूसरे देश की भाषा भी आए। टेसीटोरी को आती थी, टेसीटोरी को अपने संस्कृत आया करती थी, हिंदी आया करती थी, फारसी आया करती थी, गुजराती आया करती थी, राजस्थानी आती थी और मराठी आती थी। 6 भाषाएं जानता था। यूरोप वाली तो कई जानता था, अपने वाली 5-6 भाषाएं जाना करता था। तो टेसीटोरी कलकत्ता आया और कलकत्ता आके एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में जॉब करने लग गया। क्या जॉब होगी वहां पे? ट्रांसलेशन। कौन सी संगठन में? कौन जॉब कर रहा है? कौन से गांव से है? उदयने कहां पड़ता है? इटली। अब इसने हिंदी का ट्रांसलेशन किया, फारसी का किया, संस्कृत का किया, गुजराती में किया, मराठी में किया। अब इसके सामने राजस्थानी की बुक्स आई। कहां की बुक्स आई? राजस्थानी वाली बुक्स इसके सामने आई तो इसने वो पढ़ी थी, इसको थोड़ा और नजारा आया, अलग सा महसूस हुआ। और इसने अंग्रेजों को कहा कि यार ये जो किताबें इस बार लाए ये कहां पड़ता है भारत में? तो अंग्रेजों का बहुत दूर है। दूर कहां? तो इसने कहा देख ले तू, अपने तो बैठे हैं यहां पूर्व दिशा में कलकत्ता, और यहां से हे ठेठ यहां जाके पश्चिम के अंदर क्या पड़ा है? राजस्थान। भाई बंगाल भारत का वो छोर, और अपने इधर वाले कोने के अंदर बैठे एकदम, तो यार अपने एकदम ठीक अपोजिट साइड में बैठे राजस्थान के। तो उसने कहा यार मुझे राजस्थान जाना है, वहां जॉब दे दो मेरे को, कलकत्ता में जॉब क्यों करवाओ मुझे? यार इन लोगों के साथ रहना है। क्या गजब के लोग हैं यार ये, कि मतलब 50 आदमी 5,000 से लड़ गए, कोई 150 आदमी की टुकड़ी 2,000 के सामने लड़ गई, 8,000 आदमी 1 लाख लोगों के सामने लड़ गए। ऐसे लोग कहां होते हैं यार दुनिया में? मेरे तो को लगता है केवल यही है। और मैं इन लोगों के बीच में जाकर रहना चाहता हूं, इनकी किताबें और पढ़ना चाहता हूं। कलकत्ता में तुम कितनी किताबें लाते हो इनकी, मैं इनके इलाके में जाकर इनकी किताबें पढ़ूंगा। तो अंग्रेजों का वहां हम नहीं भेज सकते, क्योंकि वहां अपना राज नहीं है। अपना राज तो उसके यहां तक ही, राजस्थान वाले पोर्शन के अंदर तो राजाओं का राज है। तो उसने कहा फिर तुम्हारी नौकरी तुम ही रखो। ये अंग्रेजों की नौकरी छोड़ देता है। अंग्रेजों की नौकरी छोड़ गया था अपने राजस्थान में, जोधपुर। कहां पर आता है? जोधपुर के राजा के पास में कई दिन ट्रांसलेशन करता है। फिर जोधपुर के राजा के किसी ने कान भर दिए कि जो गोरा आ रखा है अंग्रेजों का जासूस है, और ये तुम्हें हटा के दूसरे को राजा बनाना चाहता है। अंग्रेजों ने इसको भेजा है स्पेशल इसके लिए। राजा कानों के बहुत कच्चे हुआ करते थे। कानों के तो कितने कच्चे होंगे राजा, कि मालदेव झूठी पर्ची पड़ गई, अपनी सेना को लेके वापस चला गया था। हाँ, हुमायूं मुल्ला सुर्ख के कहने पर राजस्थान छोड़ के सिंध भाग गया था। कानों के तो कच्चे हुआ ही करते थे। और जोधपुर के राजा ने तैसीतोरी को निकाल दिया कि भाग यहां से, जोधपुर में नहीं रहने दूंगा। तो तैसीतोरी ने किसी को पूछा कि यार कहां जाऊं, मेरे को रहना तो यही है। तो किसी ने समझाया कि यार जोधपुर क्रॉस करके आगे जा तो बीकानेर है। बीकानेर में उन दिनों एक राजा हुआ करते, गंगा सिंह। राजा कौन थे? वो थोड़े समझदार आदमी, तो उनके पास जाके नौकरी कर ले। ये गंगा सिंह के पास गया, इसने जाकर कहा कि इटली का हूं, ये मेरा नाम है, अंग्रेजों के काम किया, पहले जोधपुर काम करके आया था, अब आप काम दे दो कोई, क्या काम कर सकता है? तो इसने कहा साहब मैं आपकी किताबें हो तो उनका ट्रांसलेशन कर सकता हूँ। गंगा सिंह जी ने कहा हाँ यार हमारे पास खूब सारी किताबें पढ़ी है, और लाइब्रेरी हमने तो खोल के नहीं देखी, मैं तेरे को लाइब्रेरी दिखा देता हूँ। तो इसके सामने एक लाइब्रेरी दिखाई गई, इसको लाइब्रेरी में ले जाया गया। उस लाइब्रेरी में उस समय के भारत की सबसे अधिक किताबें थी। भारत की एक किसी लाइब्रेरी में सबसे अधिक किताबें थी। जो लाइब्रेरी कहां पे थी? बीकानेर की लाइब्रेरी में। खूब किताबें, भयंकर भंडार भरा पड़ा। 3,000 के आसपास हैंड रिटन किताबें थी, जो बीकानेर में हाथों से लिखी गई इस प्रकार की किताबें थी। और इस बंदे ने वो किताबें पढ़नी शुरू की। इसी बंदे ने सबसे पहले बताया था कि बिट्ठू सुजा की किताब है राव जेठ सिरो छंद, वरना तो बीकानेर वालों को नहीं पता था। अंदर दबी हुई पड़ी थी कहीं पे, लूण करने के टाइम में, जैत सिंह के टाइम में लिख के चले गए बिट्ठू सुजा, आप पढ़िए। 10 पीढ़ी हो गए, कौन संभाल रहा है? आपकी 10 पीढ़ी पहले यदि किसी के परिवार में किसी ने कोई किताब लिखी भी तो आपको क्या पता है? किसी के परिवार ने बचा के रखी तो पता है, वरना कैसे पता चलेगा अपने को? इसने बेचारे ने एक एक किताब निकालने शुरू की। इसने 3,000 किताबें पढ़ी नहीं है, केवल उन पे फुटनोट लिखे हैं। फुटनोट का मतलब है एक एक पेज के ऊपर लिखना कि इसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, ये बात कहां से उठाई हुई है कहां से नहीं उठाई। सारी किताबें पढ़ गया ये आदमी। इसने जब पृथ्वीराज राठौड़ को पढ़ना शुरू किया, क्योंकि इसके टॉपिक रहा हुआ था रामचरितमानस, क्या रहा हुआ था, तो इसको भक्ति वाली ये बातें वैसे भी पसंद आती थी। वो राम जी पे लिखी हुई है, ये किस पे लिखी हुई है? भगवान कृष्ण पे लिखी हुई है। ये जब इसको पढ़ता तो ये कहता है यार जब मैं पृथ्वीराज राठौड़ को पढ़ता हूं तो मुझे हमारे इटली का एक राइटर याद आता है। तो कौन याद आता है तुम्हें इटली का? जिसने कहा हमारे इटली में एक राइटर हुआ था, होरेस। कौन हुआ था?
रोमन भाषा में लिखता था। इटली वाला तो रोम, रोम की भाषा कौन सी होगी? रोमन। तो वो कौन सी भाषा में लिखता? रोमन। तो होरेस के लिखने का तरीका पृथ्वीराज राठौड़ के लिखने का तरीका सेम है। अंतर इतना कि होरेस लिखता था रोमन में और तुम्हारा पृथ्वीराज लिखता है डिंगल में। किस में लिखता है? तुम्हारा पृथ्वीराज डिंगल का होरेस है। डिंगल का कोई भी बंदा तुलना तो उस आदमी से करेगा ना जिसके बारे में वो जानता है। ये इटली का था तो ये तो इटली वालों को जानता है। और इटली में एक रोमन कवि कौन हुए थे? होरेस। तो ये पृथ्वीराज राठौड़ की तुलना किससे करता है? होरेस। और पृथ्वीराज राठौड़ को क्या बताता है डिंगल का? क्या बताया था इसने? किसने? कहां का रहने वाला था? उदिने कहां पड़ता है? किसकी तुलना करता है? पृथ्वीराज राठौड़ की। किससे? और क्या बताता है उसको? लाइन चेंज करके लिखना। एलपी तेसितोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का होरेस बताया था। एलपी तेसितोरी कॉल्ड पृथ्वीराज राठौड़ एज होरेस ऑफ डिंगल। एलपी तेसितोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का होरेस बताया था। एलपी तेसितोरी कॉल्ड पृथ्वीराज राठौड़ एज होरेस ऑफ डिंगल। एलपी तेसितोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का होरेस बताया था। एलपी तेसितोरी कॉल्ड पृथ्वीराज राठौड़ एज होरेस ऑफ डिंगल। पृथ्वीराज राठौड़ को क्या बताया था डिंगल का होरेस? किसने? नीचे एक लाइन और लिख लो। तेसितोरी इटली के उदिने शहर का रहने वाला था। तेसितोरी इटली के उदिने शहर का रहने वाला था। तेसितोरी बिलोंग्ड टू टाउन उदिने ऑफ इटली। तेसितोरी इटली के उदिने शहर का रहने वाला था। तेसितोरी बिलोंग्ड टू टाउन उदिने ऑफ इटली। कहां का रहने वाला था? उदिने का। कौन? तेसितोरी। और पृथ्वीराज राठौड़ को क्या कहता है? डिंगल का। बड़ा गजब आदमी था, मतलब कोई राइटर नहीं था ये बंदा, आर्कियोलॉजिस्ट था। आर्कियोलॉजिस्ट जानते हो? जो धरती की चीजों को देख के बता दे क्या है क्या नहीं। इस आदमी ने उस टाइम ही कह दिया था। 1919 में तो मर ही गया था ये। 1914 में बीकानेर गया था, 5 साल काम किया था। 1919 में बीकानेर में क्या हो गई थी इसकी मृत्यु। 1919 में ये आदमी कह के चला गया था कि कालीबंगा खोद लो, नीचे कुछ ना कुछ है। क्या खोद लो? कालीबंगा खोद लो, नीचे कुछ ना कुछ आपको चीजें मिल जाएगी। ये जब ये बात कह रहा था ना, तब तक हड़प्पा भी नहीं खोदा गया था। तब तक तो हड़प्पा की उनकी भी खुदाइयां नहीं हुई थी। उससे पहले कालीबंगा के बारे में बता रहा था कि यार यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। पर तब तक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई नहीं थी, तो अपने वालों का कुछ ही नहीं मिलेगा, मरने दे तू, अपने जमीनें मत खुदवा यहाँ पे। इसने उस टाइम रंग महल के बारे में बता दिया था कि इसको खोदो, यहाँ कुछ ना कुछ मिलेगा। हमने तब खोदे नहीं, आजादी के बाद में खुदाई हुई तो पता चला कालीबंगा और रंग महल दोनों सभ्यताएं हैं। उन सभ्यताओं के बारे में तब बता के चला गया था ये आदमी। 3,000 किताबें इस आदमी ने पढ़ी है। सारी किताबों में फुट नोट है। और 32 साल की उम्र में मर गया था। कितने साल की उम्र में मर गया था? यहां 32 साल की उम्र तक अभी तक तय नहीं कर पा रहे हैं कि जिंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना है। और मतलब मेरे तेसितोरी के लेटर पढ़े हुए हैं कि तेसितोरी ने यहाँ पर एक जैन बाबा को, जैन गुरु थे, उनको अपना गुरुजी बना लिया था। उनको लेटर लिखा करता था, तो राजस्थानी भाषा में लेटर लिखता। तो उसकी जब राजस्थानी को मत पढ़ता हूं तो मुझे शर्म आने लग जाती है। यार मैं राजस्थानी का स्टूडेंट हूं, मैं ग्रेजुएशन में राजस्थानी सब्जेक्ट था, मैं राजस्थानी अच्छी बोलता लिखता सब कुछ हूं। उसके बावजूद इतनी अच्छी राजस्थानी तो नहीं लिख पाऊंगा जितनी अच्छी तेसितोरी लिख लेता है। कौमा की भी गलती नहीं है कि अपने भी लिखेंगे तो अपने गलतियां कर जाएंगे उस राजस्थानी के अंदर। इस बंदे ने कोई गलती नहीं की, एग्जैक्टली सटीक। और मतलब भावना भी वैसी हो गई थी जैसे एक आम राजस्थान के डोकरों की होती है। इसका भाई मर गया था, इसका फौजी था इसका भाई इटली में, इसका भाई मर जाता है। मर जाता तो उन जैन बाबा को लेटर लिखता है कि अभी मेरे पास समाचार आया था और मेरे भाई की इटली में डेथ हो गई। एक बार मेरा मन किया कि मैं वहां जाके आऊं, पर फिर मैंने सोचा कि जो आया है वो तो भगवान के सब लिखा हुआ है। अब इसमें मेरे जाने से भी क्या हो जाएगा, शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। डोगरे बात करते हैं ना गाँव में, उस टाइप की बातें करता है। फिर लास्ट में इसकी माँ बीमार होती है। माँ बीमार होती है तो माँ से मिलने के लिए गया था। हालांकि गया तब तक इसकी माँ ही मर गई थी, तो वहां पे रुकता नहीं, हाथों हाथ वापस रवाना हो जाता है। 1918 के अंत का समय था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा था। उन्हीं दिनों पूरी दुनिया एक महामारी का सामना कर रही थी। एक बुखार आई हुई थी, इन्फ्लुएंजा। कौन सी बुखार आई हुई थी? इन्फ्लुएंजा बुखार आई हुई थी। और स्पेन के सैनिकों से फैली थी वो, इसलिए उसको बोलते थे स्पेनिश इन्फ्लुएंजा। क्या बोलते थे?
कोरोना से ठीक 100 साल पहले जो महामारी थी वो स्पेनिश इन्फ्लुएंजा थी। ये जब जहाज से वापस आ रहा था तो जहाज पे उस पे कुछ सैनिक थे, उन सैनिकों से इसके वो बुखार हुई, बीकानेर आया, कई दिन बुखार में रहा, फिर बीकानेर में आके मर गया। इस आदमी की दो इच्छाएं थी कि एक तो मैं राजस्थान में रहूं, राजस्थान में मेरी मौत हो, एक मैं राजस्थान में ब्याह कर लूं। तो दूसरे वाली तो हुई नहीं, अपने वालों ने किसी ने इसको बाई दी नहीं। दो चार को इसने कहा भी कि यार ब्याह करवा दो यहाँ पे, तो अपने वालों ने कहा कि ना, हम हमारी लड़कियां ऐसे किसी को नहीं देते, तेरे कोई बहन हो तो देख सकता है तू, रिश्तेदारी तो आगे बढ़ा लेंगे हम। अपने वालों को लगता था कि ये अपनी बहन दे दे तो गोरी लड़की तो आएगी, और नहीं तो अगली पीढ़ी का रंग थोड़ा बहुत फेर दोगा। अपने वाले उसमें इन्वेस्टमेंट के चक्कर में रहते थे हमेशा। तो तैसी तो बड़ा गजब आदमी था। मैं जिस दिन इटली जाऊंगा उस दिन जाके आऊंगा, यार इसके गांव तो जाना चाहिए, ये अपने लिए इतना करके गया तो अपने करें इस आदमी के लिए। अगला राजा लिखो कर्ण सिंह। अगला राजा कौन है? कर्ण सिंह वही है जो मथुरे की राड़ लड़ता है आपके, है ना, नागौर वाले अमर सिंह के साथ मथुरे की लड़ाई हुई थी, पढ़ा था हमने, वही कर्ण सिंह है, जिसकी जानकारी हमें कौन सी किताब से मिलती है? काशी छंगाणी की पुस्तक छत्रपति रासो, कौन सी पुस्तक है? वही कर्ण सिंह है। अब मुगल बादशाह चेंज हो चुका था, भारत का मुगल बादशाह था औरंगजेब। कौन था? और औरंगजेब उन दिनों इस्लाम का प्रचार प्रसार करने में लगा हुआ था, अगर इस्लाम धर्म को बढ़ाया जाना चाहिए। तो औरंगजेब को लगा ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ा दे, थोड़े थोड़े क्या बना रहे हैं, खूब सारे बना दे। तो औरंगजेब को लगा कि यार एक तरीका है, यदि राजाओं को मुसलमान बना दिया जाए तो जनता अपने आप बन जाएगी। पहले बोलते थे यथा राजा, राजाओं का जनता में असर होता है, फिर राजा जाने राजा का काम जाने। पर राजाओं को कैसे बनाया जाए? राजा अपने वाले इस मामले में इतने कट्टर थे कि राजा कह रहे थे कि भाई मुगलों से संधि कर लेंगे, मुगल जहां कहेंगे वहां लड़ने के लिए चले जाएंगे, उनके लिए लड़ते हुए मारे जाएंगे, लेकिन धर्म चेंज और करवाना वो करवा ले, लेकिन धर्म चेंज तो हमारे द्वारा नहीं किया जाए। 3-3 पीढ़ियां हो गई थी मुगलों के साथ में संधि हुई, लेकिन धर्म चेंज करने के लिए कोई भी आदमी तैयार नहीं था। औरंगजेब को लगा और दिमाग लगाया जाना चाहिए। औरंगजेब एक बात को जानता था कि अपने भारत में लोग एक बात मानते थे कि वे लोग जो अटक नदी पार कर लेते हैं, कौन सी नदी पार कर लेते हैं, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। अटक पार कर लेते हैं उनका क्या हो जाता है? धर्म भ्रष्ट हो जाता है उनका। और एक बार यदि हिंदू धर्म भ्रष्ट हो गया तो हिंदू धर्म में तो आप रह नहीं सकते, तो आपको फिर दुकान चेंज करनी पड़ेगी और दुकान से सामान लेना पड़ेगा, और फिर अपने कह देंगे कि तुम सारे के सारे क्या बन जाओ? मुसलमान। तो इसने कहा इनको अटक नदी पार करवाते हैं। क्या पार करवाते हैं? अटक नदी पार करवाते हैं। तो यहां से अपने, और ज्यादा बड़े राजा अपने राजस्थान वाले हुआ करते थे, जो इस मामले में धार्मिक मामले में थोड़े ज्यादा कट्टर वगैरह हुआ करते। तो ये अपने राजस्थान वाले राजाओं को इकट्ठा करके ले गया अटक के पास। क्या उधर हमला करने चलते हैं, हमला करने चलते हैं, चले गए अटक तक तो चले गए। अटक के पास जाकर औरंगजेब ने कहा कि कल अपने अटक पार करेंगे। तो राजाओं के कान खड़े हुए कि यार सारे लोगों को एक साथ अटक पार क्यों करवा रहा है? पता लगा इधर उधर, तो पता चला अटक के उधर ले जाके अपने सबको मुसलमान बनाएंगे के लिए। तो कहा यार ये तो गलत तरीका है, पर अब बादशाह के सामने वहां पे क्या किया जाए? तो प्लानिंग की, प्लानिंग करके मिर्जा राजा जय सिंह, जयपुर के राजा कौन थे, वो औरंगजेब के पास गए। उन्होंने औरंगजेब को जाकर कि बादशाह औरंगजेब, तुम कल अटक पार कर लो, हम जीते हिंदू राजा, हम परसों अटक पार करेंगे। क्यों कल क्यों नहीं करोगे, कल क्या दिक्कत है तुम्हारे? उसने कहा मेरे अभी अभी समाचार आया जयपुर से, मेरे वह पोता, इसलिए कल पार्टी करेंगे। तो हमारे यज्ञ वगैरह करना है थोड़ा, तुझे पता है हमारे प्रसाद वरसाद बनाना पड़ेगा, तो हम कल वो पार्टी कर लेते हैं और परसों हम उधर आ जाएंगे, अटक पार करके हम भी उधर आ जाएंगे। औरंगजेब को लगा कोई नहीं यार, कल कल का दिन है। तो पहले दिन तो औरंगजेब और उसके साथ जो भी मुस्लिम राजा थे वो अटक पार कर गए। अगले दिन किसको पार करना था? हिंदू राजाओं को। तो नावें वापस आई, अटक नदी है वहां पे, है ना, तो अटक नदी में नावें वापस आई, नावों में बिठा के राजाओं को इधर लेके आ जाओ। नावें वापस आई तो इन राजाओं ने मना कर दिया, भाई अपने अटक नदी पार नहीं करेंगे, कहे नावें तोड़ दो। तो कौन तोड़े भाई नावें? आगे बढ़ के कौन जाए? बाद में कहना पड़ेगा कि यार इसके नेतृत्व में नावें तोड़ी गई थी, औरंगजेब के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। तो कहते सबसे पहले कर्ण सिंह आगे निकल के गया था, इसने वो नावें तोड़नी शुरू की थी। बाद में राजस्थान वाले सब राजा लगे और इन्होंने नावें तोड़ दी। और सब राजाओं ने कहा कि आज के बाद हमारा बादशाह औरंगजेब नहीं है, आज के बाद हम अपना बादशाह किसको मानते हैं? हम औरंगजेब का झंडा स्वीकार नहीं करते, हम किसका झंडा स्वीकार करते हैं? और वहां सब लोगों ने नारे लगाए। बीकानेर वाले इलाके को बोलते थे जंगल। क्या बोलते थे? क्या बोलते?
वह जगह जहां पर पानी कम और हवा तेज चले, वह स्थान जहां पर पानी कम हो और हवा तेज चले उसे जंगल कहते हैं। जंगल की परिभाषा क्या होती है? वह स्थान जहां पानी की न्यूनता वायु की अधिकता हो उसे क्या कहा जाता है? जंगल। यह है दोनों, आप उस इलाके में देखो, हवाएं इतनी तेज गति से चलेगी और पानी वहां पर है नहीं, तो इस इलाके को क्या बोलते थे? जंगल। धर का मतलब होता है धरती, तो जंगल की धरती का बादशाह है, तो सब लोगों नारे लगाएंगे जय जंगलधर बादशाह, जय जंगलधर बादशाह। कौन सी नदी के पास में नारे लगे? अटक नदी के। कौन से राजा के बारे में नारे लगे? किसने नारे लगाए? बाकी राजाओं। किसने लगाए? बाकी। तो ये उपाधि बन गई कि बीकानेर के राजाओं की उपाधि क्या है? क्या नाम है? क्या है? पढ़ो दोबारा। ये जंगल नहीं है। जंगल ये हम गलत पढ़ते लिखते सुनते हैं, ये जंगल है। क्या है वास्तव में उपाधि? पर वो अब इतना हिट हो गया जंगलधर 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 की लोग उसको जंगलधर लिखने लग गए। बाकी एग्जैक्टली वास्तव में क्या है? बीकानेर का रॉयल एम्बलम में लिखा हुआ था, बीकानेर का राज चिन्ह था, उसके अंदर नीचे लाइन थी बाकायदा, जय जंगलधर बादशाह। तो जंगल है, जंगल का मतलब ही होता है जहां पर पानी कम और वायु तेज चले उसको क्या कहा जाता था? जंगल। और ये जंगल वाला इलाका था, तो फिर जंगल वर्ड ही कहां से आया? तो जंगल ही था, पर वो नाम कई बार अपभ्रंश होते होते क्या बन जाते हैं? जंगल बन जाते हैं। तो आजकल अपने इस उपाधि को क्या बोलने लग गए? जंगलधर बादशाह। तो कोई दो तीन सवाल बनते हैं। कोई ये पूछे कि राजस्थान में कौन सा इलाका जंगल प्रदेश कहलाता था? बीकानेर। कहां के राजाओं की उपाधि जंगलधर बादशाह थी? बीकानेर। ये उपाधि सबसे पहले किसने धारण की थी? कौन सी नदी के किनारे? लिखो उपाधि जंगलधर बादशाह। बाकी एग्जैक्टली आप कभी उस एम्बलम में देखेंगे तो उसमें जंगलधर ही लिखा हुआ है। उपाधि जंगलधर बादशाह। क्या उपाधि है बताओ देखे? जंगलधर बादशाह। कौन सी नदी के किनारे? मैं इसलिए आपको मैंने ये बातें पहले भी बताई थी कि कभी आपका अजमेर का चौहान राजा हुआ था विग्रहराज चतुर्थ, कौन हुआ था? और उसने एक अभिलेख लगवाया था दिल्ली शिवालिक। कौन सा अभिलेख था? और दिल्ली शिवालिक अभिलेख के अंदर वो लिखवाता है कि मैंने तुर्कों को अटक नदी के पार भगा दिया है। कौन सी नदी के पार भगा दिया? और मैं चाहूंगा कि मेरे उत्तराधिकारी उनको अटक नदी पार ना कर। 1569 में बूंदी का राजा सुरजन अकबर के साथ संधि करता है। कौन संधि करता है? बूंदी का राजा। और जब बूंदी का राजा सुरजन अकबर से संधि करता है, संधि में लिखवाता है कि अकबर मैं तुम्हारी तरफ से लड़ने के लिए पूरे भारत में कहीं चला जाऊंगा, लेकिन अटक नदी पार 1669 के आसपास में कर्ण सिंह वहां पर अटक नदी के किनारे औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर देता है, इसलिए बाकी राजाओं ने इसको क्या उपाधि दी थी? इसके भी लगभग 100 साल बाद मराठों का एक महानतम पेशवा बाजीराव बल्लाल कस्में खाता है कि मैं मराठों का झंडा अटक से, इसका मतलब भारत की पश्चिमी सीमा कहां तक थी? अटक तक थी। कहां तक थी? तो मित्रों भारत तब तक पूरा नहीं है जब तक हमारे पास क्या नहीं है? जब तक अटक नदी आपके पास नहीं है, इसका मतलब आप भारत आपके पास पूरा नहीं है। भारत जम्बू खंडे आर्या वर्ते उस दिन बनेगा जिस दिन अपने पास में क्या आ जाएगी? अटक नदी पार, अटक नदी मिल जाएगी अपने को। तो हर बच्चे बच्चे के मन में रहना चाहिए कि हमें कौन सी नदी लेनी है? अटक नदी लेनी है। 3 पीढ़ियां बेलखनी निकल गई आजादी के बाद, 3 पीढ़ियों ने अटक लेने की कोई भी प्रयास नहीं किए और हम भी अटके हुए। हमें भी अटक नदी लेने की कोई भी भावनाएं दिखाई नहीं देती, लेकिन एक दिन इस धरती पर वापस शेर पैदा होंगे, वो शेर वापस मांग करेंगे कि हमारा शासन कहां से कहां तक होगा? अटक से कटक। उस दिन बाजीराव बल्लाल की आत्मा शांति से सोएगी। अब तो तड़प रहा है बेचारा, कलपता है कि नीचे बेलखने पैदा हो रखे हैं सारे के सारे, है ना, जिनको ये भी नहीं पता कि भारत का बॉर्डर कहां तक है। अब कोई पूछे कि साहब भारत का बॉर्डर कहां है? बाघा बॉर्डर। अरे बाघा बॉर्डर नहीं है, हमारा बॉर्डर कहां तक है? अटक, अटक तक हमारा बॉर्डर है। तो किसको क्या उपाधि मिली है? जंगल। अच्छा, कर्ण सिंह के एक बेटे थे अनूप सिंह। बेटे का नाम क्या था? इन्होंने खूब सारी किताबों का ट्रांसलेशन करवाया था, तो इन्होंने एक किताब का ट्रांसलेशन करवाया, उस किताब का नाम है सूक सप्तति। किताब का नाम क्या है? बहुत पुरानी किताब है जिसका राइटर है चिंतामणि भट्ट। राइटर का नाम क्या है? किताब का नाम क्या है? सूक सप्तति। राइटर का नाम क्या है? सप्तति का मतलब होता है 700। सप्तति का मतलब क्या होता है? सूक का मतलब होता है तोता। सूक का मतलब क्या होता है? तोते की 700 कहानियां। तोते की 7।
अपने भारत में ये कहानियां बड़ी फेमस थी, तोता मैना की कहानियां, चकवा चकवी की कहानियां, गिद्दड़ और सियार की कहानियां। हमारे लोगों ने यहाँ पे पशु पक्षियों के माध्यम से खूब अच्छी अच्छी बातें करवाई। ऐसे विष्णु शर्मा की किताब है पंचतंत्र। कौन सी किताब है? जो कश्मीर फाइल्स में वो डायलॉग बोलता है, अनुपम खेर उसको कहता है तुझे तो ये भी नहीं पता होगा, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र यहीं बैठ के लिखा था। उस पंचतंत्र की सारी कहानियों के दो कैरेक्टर गिद्दड़ और एक सियार है, वो आपस में बात करते हैं, वो उसको ये बात बताता है, वो उसको ये बात बताता है। तो सारी कहानियां उनके माध्यम से कहलवाई हुई। चकवा चकवी की कहानियां आपने खूब फेमस है। पक्षी होता है एक चकवा, उसकी पत्नी क्या होगी? तो अपने गांव की तो सारी कहानियां होती, मुझे याद है छोटे थे तब कहानियां वही सुनाते थे। ये कह रहे चकवा बात, कोई बात कवे तो रात कटे। चकवी चकवे से कहती है कि कह रहे चकवा बात, कोई बात कवे तो रात कटे, कि तू बात कहेगा तो ये रात कट जाए। चकवे के लिए कहा जाता है कि चकवा कभी धरती का पानी नहीं पीता, चकवा हमेशा बरसात का ही पानी पीता है, कि जब बरसात होती तब उसका ही पानी पीता है। चकवे के बारे में से खूब सारी बातें हैं। तो चकवा चकवी कर, तोता मैना की कहानियां खूब फेमस है। और तोता मैना वाली कहानियां तो महिला पुरुष के संबंधों को बताती है। कि तोता मैना वाली सारी कहानियां तो वैसी है कि तोता मैना को कहानी सुनाता है कि महिला बेवफा होती है। महिला क्या होती? ये जितने लड़के तुम तालियां बजाते हो, तुम्हारी जिंदगी में महिला नाम की चीज नहीं है। उसके बावजूद पता नहीं तुम्हें कौन बेवफा दिखती है। जिंदगी तुम्हारी सुखी गुजर रही, बेवफा लड़कियां नजर आती है तुम्हें। उधर मैना वापस कहानी सुनाती है कि पुरुष भी बेवफा होते हैं। तो पुरुष और महिला के संबंधों पर जो कहानियां सुनाई गई, वो कहानियां कौन सी थी अपने? तो वो कहानियां कौन सी किताब में? और सूख सप्ती नहीं, ऐसे खूब सारी किताबें सूख पे लिखी हुई तो अपने खूब ही किताबें। बहुत पुरानी किताब थी, संस्कृत की किताब थी। लिखने वाला राइटर कौन था? कर्ण सिंह के बेटे अनूप सिंह ने किसी बंदे को कहा कि तू इसका राजस्थानी में ट्रांसलेशन कर दे। राजस्थानी में क्या कर दे? ट्रांस। तो उस बंदे ने इसका राजस्थानी में क्या किया? ट्रांसलेशन। अब उस बंदे ने जब इसका राजस्थानी में ट्रांसलेशन किया तो वो लिखता है कि मैं मां सरस्वती के आशीर्वाद से इस किताब का ट्रांसलेशन कर रहा हूं। मैं राजकुमार अनूप सिंह के कहने पर इस किताब का ट्रांसलेशन कर रहा हूं। मैं बीकानेर के राजा कर्ण सिंह का दरबारी हूं जो इस किताब का ट्रांसलेशन कर रहा हूं। कर्ण सिंह जो कि जंगलधर बादशाह है, कर्ण सिंह जो कि, तो इस किताब के राजस्थानी ट्रांसलेशन में इस उपाधि का प्रयोग है। कौन सी उपाधि का? कौन सी किताब के राजस्थानी अनुवाद में? शोक सप्तती किसकी किताब है? अब वो अनुवाद करने वाला कौन है अल्लाह जाने। उसने एक जगह नाम नहीं लिखा खुद का। मैं सरस्वती का आशीर्वाद से, मैं अनूप सिंह के कहने पर, मैं कर्ण सिंह के दरबार में रहते हुए, सब जगह लिखता है पर अपना नाम एक भी जगह मेंशन नहीं करता था। हम नहीं जानते उस महान व्यक्ति के बारे में कि किसने इस किताब का ट्रांसलेशन किया था, पर इसके ट्रांसलेशन में हमें उपाधि मिलती है। कौन सी उपाधि? लिखो। सूक सप्तती के राजस्थानी अनुवाद में, इन राजस्थानी ट्रांसलेशन ऑफ सूक सप्तती, सूक सप्तती के राजस्थानी अनुवाद में, इन राजस्थानी ट्रांसलेशन ऑफ सूक सप्तती, सूक सप्तती के राजस्थानी अनुवाद में इन राजस्थानी ट्रांसलेशन ऑफ सूक सप्तती इस उपाधि का प्रयोग किया गया है। दिस टाइटल वॉज मेंशन्ड, इस उपाधि का प्रयोग किया गया था या इस उपाधि का प्रयोग किया गया है। दिस टाइटल वॉज मेंशन्ड। कौन सी उपाधि का? जंगलधर बादशाह। किसने धारण की थी? कर्ण से इस उपाधि का प्रयोग किया गया था। लाइन चेंज करके लिखो। सूक सप्तती चिंतामणि भट्ट द्वारा लिखी गई थी। सूक सप्तती वॉज रिटन बाय चिंतामणि भट्ट। ओरिजिनल राइटर तो बता रहे, अनुवाद वाले को तो नहीं जानते। सूक सप्तती चिंतामणि भट्ट द्वारा लिखी गई थी। सूक सप्तती वॉज रिटन बाय चिंतामणि भट्ट। सूक सप्तती चिंतामणि भट्ट द्वारा लिखी गई थी। सूक सप्तती वॉज रिटन बाय चिंतामणि भट्ट। इस लाइन को बॉक्स में बंद करो, एक सिंगल लाइन को नीचे वाली, ताकि याद रहेगा, ये अलग बात है। कर्ण सिंह खुद विद्वान आदमी था और कर्ण सिंह ने एक बुक लिखी थी साहित्य कल्पद्रुम। लिख लो कर्ण सिंह की पुस्तक। कर्ण सिंह की पुस्तक साहित्य कल्पद्रुम।
क्या नाम बुक का बताओ देखे? साहित्य कल्पद्रुम। किसकी बुक है? कर्ण सिंह। क्या नाम है बताओ देखे? लिखो, दरबारी विद्वान। किसके दरबार में था गंगाधर मैथिल? कर्ण सिंह के। इसलिए किताब का नाम है कर्ण भूषण। क्या नाम बुक का बताओ देखे? कर्ण। एक बुक है काव्य डाकिनी। एक उसने कहा मैं सारी कविताओं की डाकण लिख दूंगा, सब कविताओं खा जाएगी। तो कौन कौन सी दो है बताओ देखे? कर्ण भूषण और काव्य डाकिनी। किसकी किताब है? एक राइटर और लिख लो। होसिंक भट्ट। कर्णवंतस। कर्णवंश। क्या नाम है किताब का देखो? कर्णवंश। किसकी किताब है? हंसिक भट्ट की। गंगाधर मैथिल की दो किताबें कौन कौन सी है? कर्ण भूषण और काव्य डाकिनी। दोबारा बोलो देखे नाम। और हंसिक भट्ट की। और ये किसकी किताब है? गंगाधर। कौन कौन सी किताबें? ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाओ इसके ऊपर वाले के ज्यादा। स्टार लगाना भाई, ये काम का है। हाँ, गंगाधर मैथिल के है ना, गंगाधर मैथिल की दोनों किताबें। क्या नाम है राइटर का? गंगाधर। गंगाधर। गंगाधर मैथिल नहीं, मैथिल। मैथिल। दो मात्राएं लगी हुई है ऊपर, तो मैथिल नहीं होता है। ये क्या होता है? एक मूवी है अब तक 56, किस किसने देखी है? नाना पाटेकर की मूवी अब तक 56, बाकी नहीं देखी? देखना आज घर पे जाके। उसमें एक डायलॉग है, नाना पाटेकर का एक डायलॉग है। नाना पाटेकर का एक जूनियर होता है सब इंस्पेक्टर। नाना पाटेकर उससे पूछता है और तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या नाम है? तो कहता है वैशाली। तो नाना पाटेकर वापस कहता है साले तुम नॉर्थ इंडियन, वैशाली नहीं होता है वैशाली होता है, वैशाली। दो मात्राएं लगी होती है, तो ये मैथिल नहीं होता है, क्या होता है? मैथिल। तो क्या नाम है बोलो? गंगाधर। और किताबें कौन कौन सी? कर्ण भूषण और काव्य। अगला राजा लिखो, अनूप सिंह। कौन है अगला राजा बताओ देखे? अनूप। अच्छा, बीकानेर के ज्यादातर राजाओं की पोस्टिंग मुगलों ने साउथ इंडिया में रखी थी। अनूप सिंह अपनी पूरी जिंदगी लगभग साउथ इंडिया के अंदर ही रहा था। तो साउथ इंडिया में इसने खूब जीत दर्ज की। खूब जीता तो औरंगजेब ने इसको एक उपाधि दी थी, माही मरातिब। कौन सी उपाधि दी थी? अच्छा, माही मरातिब का नॉर्मल सा वैसे मीनिंग होता है धरती जीतने वाला। क्या मतलब होता है? पर आप यूं समझिए कि मुगलों का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑनर यदि कुछ हुआ करता था तो वो कौन सा था? आप ये मान लीजिए आज का परमवीर चक्र। आज को एक्सीलेंट अपने ऑनर दिया जाता है भारत में, सबसे बड़ा कोई मिलिट्री ऑनर दिया जाता है तो वो कौन सा दिया जाता है? परमवीर। मुगलों के टाइम में किसी को ये एक्सीलेंट का अवार्ड दिया जाता तो कौन सा दिया जाता? किसने दिया? औरंगजेब ने। किसको दिया? अनूप सिंह को। कहां पर जीतने के बाद? लिखो, दक्षिण भारत में जीत दर्ज करने के बाद, आफ्टर विक्ट्री इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में जीत दर्ज करने के बाद, आफ्टर विक्ट्री इन साउथ इंडिया। हीरो लिख। कहां चला गया था? हाँ, कौन याद है? दक्षिण भारत में जीत दर्ज करने के बाद, आफ्टर विक्ट्री इन साउथ इंडिया, औरंगजेब ने इसे माही मरातिब की उपाधि दी थी। औरंगजेब गेव हिम टाइटल ऑफ माही मरातिब।
औरंगजेब ने इसे माही मरातिब की उपाधि दी थी। औरंगजेब gave him title of माही मरातिब। औरंगजेब ने इसे माही मरातिब की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि थी औरंगजेब ने? माही मरातिब। तो औरंगजेब ने इसको साउथ इंडिया में दो जगह गवर्नर बना दिया था, दो जगह लंबे टाइम तक रहा था। महाराष्ट्र में दो जगह पड़ती है, एक तो यदि आपने नाम सुना तो औरंगाबाद, है ना, और एक जगह और थी महाराष्ट्र के अंदर ही, आदुनी। कौन कौन सी दो जगह बताओ देंगे? यहां का क्या बनाया गया इसको? गवर्नर। किसके द्वारा? औरंगजेब ने इसे औरंगाबाद तथा आदुनी का गवर्नर बनाया था। औरंगजेब अपॉइंटेड हिम गवर्नर ऑफ औरंगाबाद एंड आदुनी। औरंगजेब ने इसे औरंगाबाद तथा आदुनी का गवर्नर बनाया था। औरंगजेब अपॉइंटेड हिम गवर्नर ऑफ औरंगाबाद एंड आदुनी। औरंगजेब ने इसे औरंगाबाद तथा आदुनी का गवर्नर बनाया था। अपॉइंटेड हिम गवर्नर ऑफ औरंगाबाद एंड आदुनी। क्या बनाया था इसे? औरंगाबाद और आदुनी का गवर्नर। अच्छा, आदुनी तो ये इतने लंबे टाइम तक रहा था कि आदुनी का नाम ही पड़ गया दूसरा बीकानेर। क्या बोलने लग गए थे कि भाई बीकानेर का राजा कहां बैठा हुआ है? आदुनी। बीकानेर का शासन कहां से चला रहा है? वो आदुनी से। तो आदुनी अपने आप में क्या है? दूसरा बीकानेर। लिखो इस समय, दिस टाइम, इस समय, दिस टाइम आदुनी को दूसरा बीकानेर कहा जाता था। आदुनी वॉज नॉन एज सेकंड बीकानेर। आदुनी को दूसरा बीकानेर कहा जाता था। आदुनी वॉज नॉन एज सेकंड बीकानेर। आदुनी को क्या कहा जाता था? दूसरा बीकानेर कहा जाता था। कौन सी जगह को? ये जब साउथ इंडिया में वहां पर रह रहा था, औरंगजेब का शासन था। औरंगजेब अपने शासन में उत्तरोत्तर कट्टर होता चला गया था। शुरुआत में थोड़ा ठीक था, बाद में और कट्टर होता चला गया। औरंगजेब मंदिर तुड़वा रहा था। मंदिर तुड़वाने में दो चीजें टूटती थी। एक तो मंदिरों में होती मूर्तियां, तो ये तो मूर्तियां टूट जाया करती। एक मंदिरों में होती किताबें। क्या हुआ करती? अपने मंदिर जो थे शिक्षा के अंदर थे, तो जब मंदिर तोड़ने का मतलब है स्कूल तोड़ दी। अपने पढ़ाई लिखाई के सेंटर ही वही हुआ करते, किताबें हुआ करती वहां बहुत पुरानी पुरानी। तो जब पुजारी को पता चलता, मंदिर वालों को पता चलता कि मंदिर को तोड़ने के लिए मुगलों की आर्मी आ रही है, तो बेचारे वहां से दो चीजें लेके भागते। एक तो लेके भागते मूर्तियां, एक लेके भागते वहां से किताब। और या तो कोशिश करते किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहां पर मुगल पीछे ना आ पाए, और कई बार लगता कि नहीं यार पीछे आ जाएंगे अपने तो इनको नहीं बचा पाएंगे, तो नदियों में फेंक देते। पानी पवित्र है, गंगा में बहा दो, गोदावरी में बहा दो, कावेरी में बहा दो, पर कम से कम गंदे हाथों में तो इन मूर्तियों को और किताबों को पढ़ने नहीं दे। अनूप सिंह साउथ इंडिया में, अनूप सिंह ने वहां आसपास में अपने बंदे भेजे सब जगह मंदिरों के आसपास। यदि किसी को लगे कि मूर्तियों को नहीं बचा पाओगे, यदि किसी को लगे कि किताबों को नहीं बचा पाओगे, तो मेरे पास भेज दो, मैं बीकानेर ले जाऊंगा। सब बीकानेर आके कोई आपको तोड़ फोड़ कर जाएगा? उसने कहना इतनी भी औकात नहीं है, वहां कोई नहीं आएगा, मत चिंता करो आप तो मुझे दे दो। ये साउथ इंडिया से खूब सारी किताबें लेके आया था, साउथ इंडिया से खूब सारी मूर्तियां लेके आया था। ये साउथ इंडिया से इतनी मूर्तियां लेके आया था कि उनको बीकानेर के बाद में एक ही बड़ा सा इसने कमरा बनवाया, कमरा बनवा के उसके अंदर वो मूर्तियां रख दी। तो मंदिर हो गया, पूजा होने लग गई। तो भाई ये कौन से भगवान जी का मंदिर है? कि यार सारे भगवान जी है इसमें। तो सारे कौन? शिव जी है, गणेश जी है, पार्वती है, विष्णु है, लक्ष्मी है, कौन? अरे सारे हैं। तो सारे जो 33 करोड़ होते हैं कि हाँ सारे हैं, तो मंदिर का नाम है 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। नाम ही क्या पड़ गया? 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, क्योंकि इतनी सारी मूर्तियां, अलग अलग प्रकार की मूर्तियां वहां पे लाके रख दी थी इस आदमी ने। लिखो, दक्षिण भारत से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लेकर आया था। ही ब्रॉट आइडल्स ऑफ हिंदू गॉड एंड गॉडेज फ्रॉम साउथ इंडिया। दक्षिण भारत से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लेकर आया था। ही ब्रॉट आइडल्स ऑफ हिंदू गॉड एंड गॉडेज फ्रॉम साउथ इंडिया। दक्षिण भारत से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लेकर आया था। ही ब्रॉट आइडल्स ऑफ हिंदू गॉड एंड गॉडेज फ्रॉम साउथ इंडिया। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लेकर आया था तथा इन्हें बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में रखवाया। एंड प्लेस्ड देम इन टेम्पल ऑफ 33 करोड़ दैट इज एट बीकानेर। एंड प्लेस्ड देम इन टेम्पल ऑफ 33 करोड़ दैट इज एट बीकानेर। तथा इन्हें बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में रखवाया। तथा इन्हें बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में रखवाया।
and placed them in temple of 33 crore that is at बीकानेर. बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में रखा. ये खूब सारी मूर्तियां ना, इनमें एक मूर्ति बड़ी गजब की है. उस मूर्ति का नाम है हेरंब गणपति. क्या नाम है? आप लिखो, फिर मैं समझाता हूं. लिखो, यहां पर हेरंब गणपति की मूर्ति भी है. यहां पर हेरंब गणपति की मूर्ति भी है. देयर इज ऑल्सो एन आइडल ऑफ हेरंब गणपति. देयर इज ऑल्सो एन आइडल ऑफ हेरंब गणपति. यहां पर हेरंब गणपति की मूर्ति भी है. देयर इज ऑल्सो एन आइडल ऑफ हेरंब गणपति. हेरंब का मतलब होता है शेर. हेरंब का मतलब क्या होता है? तो हेरंब गणपति का मतलब है शेर पर सवार गणेश जी. किस पर सवार गणेश जी? लिख लो कोष्टक में, शेर पर सवार गणेश जी. गणेश आर राइडिंग ऑन लोइन. शेर पर सवार गणेश जी. गणेश आर राइडिंग ऑन लोइन. कुल मिला के बाकी सब जगह गणेश जी का वाहन है चूहा. क्या है? एक बीकानेर में गणेश जी का वाहन क्या है? शेर. बाकी सब जगह गणेश जी के पास है नैनो. बीकानेर में गणेश जी के पास है रेंज रोवर. क्या उनके पास में? अच्छा, पुराने जब ऋग्वेद ये जब पढ़ते हैं ना, तब यूं पता चलता है कि चूहा पहले शिव जी का वाहन था. चूहा किसका वाहन था? भगवान शिव के पास पहले नंदी बेल नहीं था. अब तो भगवान शिव का वाहन कौन सा है? नंदी बेल. लेकिन पहले भगवान शिव का वाहन कौन सा हुआ करता? चूहा. तो पहले नैनो चलाते थे शिव जी. फिर शिव जी खुद लेके आगे फॉर्च्यूनर. तो शिव जी ने अपने बेटे को आगे, तू रख ले. अपने घरों में होता है कि पापा कार ले आते हैं तो बाइक अपने को मिल जाती है. तो शिव जी लेके आगे फॉर्च्यूनर, तो नैनो किसको दे दी? गणेश. उसके बाद गणेश के पास आज दिन तक क्या है? नैनो. मुझे लगता है गणेश की गाड़ी चेंज होनी चाहिए. इतना मोटा ताजा आदमी नैनो जैसी गाड़ी में कैसे घूमता होगा? पर गणेश जी के पास गाड़ी चेंज नहीं हो रही है. पर एक जगह गाड़ी चेंज है गणेश जी के पास. वो कहां पर है? बीकानेर. और वहां पर गाड़ी उनके पास में कौन सी है? रेंज रोवर. कौन सी है? रेंज रोवर. वैसे ये गाड़ी किसकी थी? शेर किसकी गाड़ी थी? दुर्गा माता. दुर्गा माता की थी. तो मुझे लगता है कभी दुर्गा माता पार्वती जी से मिलने आए होंगे, किटी पार्टी की होगी, तो बाहर गाड़ी पार्किंग में खड़ी की होगी. गणेश ने ले जाके इंस्टाग्राम रील बनाई उधर. गणेश ने कहा ये मैं हूं, ये हमारी गाड़ी है. तो गणेश जी ने वहां पे फोटो ले ली. इसलिए एक फोटो ऐसी आ गई कि गणेश जी किस पर सवार हो रखे हैं? शेर पर. तो हेरंब गणपति की मूर्ति कहां पर है? याद रह जाएगी बात आप. और लिखो, दक्षिण भारत से संस्कृत पुस्तकें लेकर आया था. ही ब्रॉट संस्कृत बुक्स फ्रॉम साउथ इंडिया. दक्षिण भारत से संस्कृत पुस्तकें लेकर आया था. ही ब्रॉट संस्कृत बुक्स फ्रॉम साउथ इंडिया. दक्षिण भारत से संस्कृत पुस्तकें लेकर आया था. ही ब्रॉट संस्कृत बुक्स फ्रॉम साउथ इंडिया. अब लेके आगे खूब सारी किताबें. और किताबें का देखो यार, कौन सी किताबें हैं. किताबें जब खोल के देखनी शुरू की तो किताबों पे नाम लिखा हुआ था. सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका, संगीत रा. कुंभा वाली सारी किताबें बीकानेर पड़ी है. अनूप सिंह साउथ इंडिया से लाया था. मेवाड़ में इतनी लड़ाइयां चल रही थी, वो किताबें पता नहीं कहां से होती होती साउथ इंडिया पहुंच गई. साउथ इंडिया में किसी आदमी ने इसको ला के दी, साहब ये को राजस्थान की किताबें हैं, हमारा को दादा परदादा पहले उधर रहा करता था, उसके साथ में किताबें इधर आ गई, आप ले जाओ. अनूप सिंह कहा ये तो कुंभा की. उसने कहा ये तो नहीं पता किसकी है, पर ये किताबें हमारे घर पे पड़ी थी. तो आज भी वो कुंभा वाली संगीत किताबें कहाँ है? देखो, कुंभा के संगीत ग्रंथों का संकलन करवाया था. संकलन समझते हो? एक जगह करवाना. कुंभा के संगीत ग्रंथों का संकलन करवाया था. ही गॉट कंपाइल्ड म्यूजिक लिटरेचर ऑफ कुंभा. कुंभा के संगीत ग्रंथों का संकलन करवाया था. ही गॉट कंपाइल्ड म्यूजिक लिटरेचर ऑफ कुंभा. कुंभा के संगीत ग्रंथों का संकलन करवाया था. ही गॉट कंपाइल्ड म्यूजिक लिटरेचर ऑफ. कुंभा के संगीत ग्रंथों क्या करवाया? अच्छा, संस्कृत की खूब सारी किताबों का राजस्थानी में अनुवाद करवाया इस आदमी ने. लिखो, विभिन्न संस्कृत पुस्तकों का राजस्थानी में अनुवाद करवाया था. ही गॉट ट्रांसलेटेड मेनी संस्कृत बुक्स इन राजस्थानी. विभिन्न संस्कृत पुस्तकों का राजस्थानी में अनुवाद करवाया था. ही गॉट ट्रांसलेटेड मेनी संस्कृत बुक्स इन राजस्थानी. विभिन्न संस्कृत पुस्तकों का राजस्थानी में अनुवाद करवाया था. ही गॉट ट्रांसलेटेड
मैनी संस्कृत बुक्स इन राजस्थानी, संस्कृत पुस्तकों का राजस्थानी में क्या करवाया था? जैसे दो तीन नाम लिख लो। एक बुक है सूक कारिका, वही तोते वाली कहानियों की एक और किताब है कोई सूक कारिका नाम करके। एक किताब थी वेताल पच्चीसी, वेताल पच्चीसी जानते हो? विक्रम वेताल की कहानियां, विक्रम वेताल की 25 कहानियां, इसलिए नाम हो गया वेताल पच्चीसी। एक अपने गीता, श्रीमद् भागवत गीता जो है, कौन कौन सी किताबें बताओ देखे? सुख कारिका, वेताल पच्चीसी, और इस गीता का अनुवाद करने वाला बंदा था, उसका नाम था आनंद राम। क्या नाम था? ये लिख लो, इसके आगे लिख लो। आनंद राम ने गीता का अनुवाद किया था। आनंद राम ट्रांसलेटेड गीता। आनंद राम ने गीता का अनुवाद किया था। आनंद राम ट्रांसलेटेड गीता। आनंद राम ने किसका अनुवाद किया था? आनंद राम ट्रांसलेटेड गीता, गीता का अनुवाद। अनूप सिंह, तो इसने लाइब्रेरी बनवाई, अभी किताबें रखवाओगी कहां पे? तो एक लाइब्रेरी बनवाई, उसका नाम था सरस्वती भंडार। क्या नाम था? लिख लो। इसने सरस्वती भंडार नामक पुस्तकालय बनवाया था, या पुस्तकालय की स्थापना की थी। इसने सरस्वती भंडार नामक पुस्तकालय की स्थापना की थी। ही सेट अप ए लाइब्रेरी नेम्ड सरस्वती भंडार। सरस्वती भंडार नामक पुस्तकालय की स्थापना की। ही सेट अप ए लाइब्रेरी नेम्ड सरस्वती भंडार। सरस्वती भंडार नामक पुस्तकालय की स्थापना की थी। ही सेट अप ए लाइब्रेरी नेम्ड सरस्वती भंडार। कौन सा पुस्तकालय बनवाया? सरस्वती भंडार। बाद में इसका नाम चेंज किया गया ना, अब इसको बोलते हैं अनूप संस्कृत पुस्तकालय। क्या बोलते हैं भाई? किसी ने कहा भाई लाइब्रेरी बनवा के कौन गया था? अनूप सिंह जी। किताबें सारी किसकी पढ़ी है? संस्कृत की, तो इसका नाम क्या कर दिया जाए? अनूप संस्कृत पुस्तकालय। लिखो, इसे वर्तमान में अनूप संस्कृत पुस्तकालय कहा जाता है। नाउ इट इज कॉल्ड एज अनूप संस्कृत लाइब्रेरी। इसे वर्तमान में अनूप संस्कृत पुस्तकालय कहा जाता है। नाउ इट इज कॉल्ड एज अनूप संस्कृत लाइब्रेरी। इसे वर्तमान में अनूप संस्कृत पुस्तकालय कहा जाता है। नाउ इट इज कॉल्ड एज अनूप संस्कृत लाइब्रेरी। खुद विद्वान बंदा था, खुद ने खूब सारी किताबें लिखी। नाम लिखो बुक्स के। लिखो देख किताबों के नाम क्या क्या, बोलो एक बार देखे। अनुविवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि और अनुपोदय। दोबारा बोलो देखे। अनुविवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि और अनुपोदय। किसकी किताब है? अनूप सिंह। क्या क्या नाम है? अनुविवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि और। कुंभा ने जयदेव की गीत गोविंद पर एक टीका लिखी थी जिसका नाम है रसिक प्रिया। क्या नाम है? अनूप सिंह ने जयदेव की गीत गोविंद पर एक टीका लिखी थी, इसका नाम है अनुपोदय। क्या नाम है? तो अनुपोदय कौन सी किताब की टीका है? गीत गोविंद। गीत गोविंद ओरिजिनली किसकी किताब है? अनुपोदय की कोष्टक में लिख लो, गीत गोविंद पर टीका, कमेंट्री ऑन गीत गोविंद। गीत गोविंद पर टीका। कमेंट्री ऑन गीत गोविंद कौन सी किताब की टीका? लिखो दरबारी विद्वान।
ये बार उतार लो, फिर मैं बात कर लूंगा। लिखो देख, पहला राइटर कौन है, नाम बोलो देखे। बहाव भट्ट। बहाव भट्ट की किताबों के नाम क्या है? संगीत अनूप अंकुश, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर। दोबारा बोलो एक बार। संगीत अनूप अंकुश, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत। मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार में एक बहुत बड़ा संगीतकार था जिसका नाम था जनार्दन भट्ट। क्या नाम था? शाहजहां के बाद में अगला मुगल बादशाह बना औरंगजेब। औरंगजेब ने संगीत पर रोक लगा दी। औरंगजेब ने कहा इस्लाम में संगीत हराम है, इस्लाम कहता है कि संगीत गाया नहीं जा सकता, और यदि किसी ने गाने गाए ना, मैं जीभ काट लूंगा तुम्हारी। तो जनार्दन भट्ट का बेटा था भाव भट्ट। कौन था? उसे लगा यार अपने तो संगीत ही आजीविका है, कहां जाएंगे संगीत के बिना तो। और औरंगजेब ने जिन जिन चीजों पर रोक लगाई थी वो सारे लोग अपने राजस्थान ही आए थे। मूर्तियां यदि किसी ने बचाई थी तो राजस्थान के राजाओं। हम पढ़ते हैं कि साहब राज सिंह ने सिरनाथ जी वाला मंदिर बनवाया था, तब कहा था कि औरंगजेब के खिलाफ 1 लाख सैनिक लड़ लेंगे लेकिन सिरनाथ जी की मूर्ति का हाथ नहीं लगाने दूंगा मैं। द्वारिकाधीश वाली मूर्ति और सिरनाथ जी वाली मूर्ति दोनों बाहर से आई थी। अनूप सिंह आप पढ़ ही रहे हैं कितनी मूर्तियां लेके आए कि मंदिर का नाम ही क्या पड़ गया? 33 करोड़ देव देवताओं का मंदिर पड़ गया। हम आगे और पढ़ेंगे कि साधु संत खूब सारे अपने इस क्षेत्र में आ गए थे, यहाँ अपने कई संप्रदाय वगैरह शुरू किए थे उन लोगों ने। हम पढ़ेंगे कि चित्रकार खूब सारे अपने इस क्षेत्र में आ गए थे, यहाँ पेंटिंग लिखी गई। वैसे वैसे खूब सारे संगीतकार भी अपने यहाँ पर आ गए थे। तो बहाव भट्ट जब औरंगजेब के दरबार से निकला तो अनूप सिंह के पास बीकानेर आ गया। अनूप सिंह के पास क्या आ गया? अब संगीतकार का बेटा था, खुद संगीतकार था, तो किस पे किताबें लिखेगा? संगीत पे। किसके दरबार में रह के लिखेगा? अनूप सिंह। तो उसे यूं बड़ा था कि यार अनूप सिंह ने मेरे को बचाया है, तो उसने सब किताबों में अनूप सिंह का नाम लिखा है। देखो, संगीत अनूप अंकुश, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत। तो लास्ट वाले 3 नाम याद करने हैं, अंकुश विलास रत्नाकर। बाकी तो पता ही है किताबें संगीत के अनूप सिंह के दरबार में। क्या क्या याद करना है? अंकुश, बाकी तो अनूप संगीत अनूप संगीत अनूप संगीत ही तो करना है, और क्या है। तो किसके दरबार में था? अनूप सिंह। किताबें किसकी लिखता था? संगीत की। तीनों लास्ट वाला नाम बोलो। अंकुश विलास किसकी है? फिर एक अनंत भट्ट है जिसने किताब कौन सी लिखी? कौन सी लिखी? और मेहा जी ने तीर्थमाला। मेहा जी ने क्या लिखी थी? और उदय चंद्र की किताब का नाम क्या है? पांडित्य दर्पण। क्या नाम है? तो पांडित्य दर्पण किसने लिखी? तीर्थ रत्नाकर किसने लिखी? और भाव भट्ट की किताबों के नाम बताओ। संगीत अनूप अंकुश, अनूप संगीत विलास, भाव भट्ट के स्टार लगा लो। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बंदा है। ये ना, ये भी अपने एक रिवाज था कि अपने को ऐसा मंदिर जिसमें खूब सारी मूर्तियां होती, उन सबको 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर ही कहते थे, है ना। जहां पर भी ज्यादा मूर्तियां रखी हुई है तो भाई खूब सारी मूर्तियां, किसका मंदिर है?
अरे क्या सारे ही है? सारे कितने? तो सारे कितने मानते हैं अपने? 33 करोड़। तो मंदिर का नाम ही क्या पड़ जाता? 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। तो ये अनूप सिंह के टाइम में तो कहां पर बना लिया? बीकानेर। एक जोधपुर में राजा हुआ था अभय सिंह, पढ़ा था हमने। अभय सिंह के टाइम में ऐसा एक मंदिर बनाया गया था मंडोर में। कहां बनाया गया? वहां पर भी एक कमरे में बहुत सारी मूर्तियां रखी गई थी। कमरे को और अपनी मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं साड़। क्या बोलते हैं? कोई बड़ा कमरा होता है उसको मारवाड़ी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? साड़। तो कोई पूछे 33 करोड़ देवी देवताओं की साड़ कहां पर है? मंडोर। कौन से राजा के टाइम है? यही लिख लो, यहीं पे लिख लो और फिर बॉक्स में बंद कर लेना अलग से, ताकि दोनों एक साथ याद रहेंगे आपके। अभय सिंह ने मंडोर में 33 करोड़ देवी देवताओं की साड़ बनवाई थी। अभय सिंह बिल्ट साड़ ऑफ 33 करोड़ डेट इज एट मंडोर। अभय सिंह ने मंडोर में 33 करोड़ देवी देवताओं की साड़ बनवाई थी। अभय सिंह बिल्ट साड़ ऑफ 33 करोड़ डेट इज एट मंडोर। मंडोर में 33 करोड़ देवी देवताओं की साड़ बनवाई थी। किसने? अभय सिंह। बॉक्स में बंद कर लेना इस बात को। अगला राजा लिखो सूरत सिंह। अगला राजा कौन है? सूरत सिंह। सूरत सिंह क्या अपने भतीजे को मार के राजा बना था? किसको मार के राजा बना? इसलिए आसपास वालों ने टैक्स देना बंद कर दिया। तो उसके सामंत वगैरह थे, उन्होंने कहा हत्यारा राजा, राज तो भतीजे का था और भतीजे को मार के राजा बन गया तो टैक्स देना बंद। तो इसने आसपास के इलाकों पे अटैक कर करके उनसे वापस टैक्स लिए। तो 1805 में ये हमला करता है बटनेर पर। कहां पर हमला करता है? कहां पे क्या था? बटनेर। बटनेर पर हमला करता है 1805 में और बटनेर पर कब्जा करता है। जिस दिन इसने कब्जा किया था उस दिन मंगलवार था। उस दिन क्या था? इसलिए बटनेर का नाम बदलकर किया गया हनुमानगढ़। क्या किया गया? मान लो उस दिन बुधवार होता तो हनुमानगढ़ गणेशगढ़ होता। क्या होता? गणेशगढ़ होता। और ये वहां पर मान लो यदि उस दिन शनिवार होता तो क्या हो जाता? शनिगढ़। रविवार होता तो सूरजगढ़। लेकिन उस दिन मंगलवार था इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका? लिखो 1805 ईस्वी में 1805 एडी। 1805 ईस्वी में 1805 एडी यह बटनेर पर अधिकार कर लेता है। ही कैप्चर्ड भटनेर। यह बटनेर पर अधिकार कर लेता है। ही कैप्चर्ड भटनेर। यह भटनेर पर अधिकार कर लेता है। ही कैप्चर्ड भटनेर। देखो इस दिन मंगलवार था। दिस डे वॉज ट्यूसडे। इस दिन मंगलवार था। दिस डे वॉज ट्यूसडे। अतः बटनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ कर दिया गया। सो बटनेर वॉज रीनेम्ड एज हनुमानगढ़। अतः बटनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ कर दिया गया। सो बटनेर वॉज रीनेम्ड एज हनुमानगढ़। बटनेर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? हनुमानगढ़। 1814 के आसपास में चूरू पर अटैक कर देता है। कहां पर अटैक कर देता है? चूरू। चूरू का जो उस समय सामंत था उसका नाम था शोजी सिंह। क्या नाम था? शोजी सिंह नाम का सामंत था और इसने इसको टैक्स देने से मना कर दिया। इसने कहा नहीं दे रहा मैं टैक्स, जो तेरे से किया जाए वो कर लेना। तो इसने आक्रमण किया। आक्रमण किया, शोजी सिंह लड़ाई कर लेता है। तो शोजी सिंह और सूरत सिंह के आमने सामने की लड़ाई हुई और लड़ाई में एक बार तो शोजी सिंह हावी पड़ता है और सूरत सिंह की सेना को पीछे हटना पड़ता है। इतने में सूरत सिंह नोटिस करता है कि यार चूरू के किले से गोलाबारी थोड़ी कम होने लग गई, उतनी गोलाबारी नहीं हो रही। तो कहते हैं कि चूरू के किले में लोहा खत्म हो गया था। क्या खत्म हो गया था? लोहा। धातु धातु होता है, इसमें बारूद डाल के चला भाई गोला बनाना पड़ेगा तो बारूद डालने के लिए धातु चाहिए आपको। मेटल खत्म हो गई। अब क्या करेंगे? बिना मेटल के बारूद का खाली क्या करेंगे? तो कहते चूरू के सेठों ने चांदी ला के दी थी। क्या ला के दी थी? चांदी ला के दी थी कि ये लो चांदी, राजा चिंता मत करो, चांदी में बारूद भर भर के और चला दो। तो शोजी सिंह ने चांदी के गोले चला दिए थे। किसके गोले चला दिए थे?
तो आज दिन तक का अपने आरपीसी का चूरू के बारे में एक ही क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन से किले से चांदी के गोले चला दिए गए थे? कौन से किले से? ये इसलिए भी याद रखना कि अभी 4 दिन पहले विधानसभा में चूरू के एमएलए राजेंद्र राठौड़ वो खड़े हुए, उन्होंने मुख्यमंत्री का क्या, मुख्यमंत्री महोदय हमारे चूरू में किला है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां से चांदी के गोले भी चलाए गए थे, पर किला आजकल बहुत ही खराब हालत में, किला गिर जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि किले के लिए 5 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाए। मुख्यमंत्री महोदय हाथों हाथ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि माननीय सदस्य ने मांग की, इसलिए मैं चूरू के किले के लिए 5 करोड़ रुपए देता हूं। तो अभी विधानसभा में फंड और पास हुआ है, तो कोई क्वेश्चन भी पूछ लेगा कि राजस्थान में कौन से किले से चांदी के गोले चलाए गए थे, तो कौन से किले से लिखो। 1814 ईस्वी में, इन 1814 एडी, 1814 ईस्वी में, इन 1814 एडी, इसने चूरू पर आक्रमण कर दिया। ही अटैक्ड ऑन चूरू, इसने चूरू पर आक्रमण कर दिया। ही अटैक्ड ऑन चूरू। इस समय शोजी सिंह चूरू का सामंत था। शोजी सिंह वॉज फ्यूडल लॉर्ड ऑफ चूरू दिस टाइम। इस समय शोजी सिंह चूरू का सामंत था। शोजी सिंह वॉज फ्यूडल लॉर्ड ऑफ चूरू दिस टाइम। इस समय शोजी सिंह चूरू का सामंत था। शोजी सिंह वॉज फ्यूडल लॉर्ड ऑफ चूरू दिस टाइम। शोजी सिंह चूरू का सामंत था। नीचे स्टार लगा के लिखो, अपने काम की लाइन यही है। इस समय चूरू के किले से चांदी के गोले चलाए गए थे। सिल्वर कैनन बॉल्स वर फायर्ड फ्रॉम चूरू फोर्ट दिस टाइम। सिल्वर कैनन बॉल्स वर फायर्ड फ्रॉम चूरू फोर्ट दिस टाइम। इस समय चूरू के किले से चांदी के गोले चलाए गए थे। सिल्वर कैनन बॉल्स वर फायर्ड फ्रॉम चूरू फोर्ट दिस टाइम। चूरू के किले से चांदी के गोले चलाए गए थे। सिल्वर कैनन बॉल्स वर फायर्ड फ्रॉम चूरू फोर्ट दिस टाइम। चूरू के किले से क्या चलाए गए थे? अच्छा, मराठों के अटैक हो रहे थे इस साइड के अंदर। मराठों का एक सेनापति था जो अपने यहां पर अटैक कर रहा था। उस सेनापति का नाम था जॉर्ज थॉमस। क्या नाम था? तो इस जॉर्ज थॉमस ने मराठों की तरफ से बीकानेर पे 2 अटैक किए थे। कितने अटैक किए थे? तो कोई पूछेगा भाई मराठों के कौन से सेनापति ने इधर बीकानेर पर अटैक किया था, तो कौन था? दोस्तों, तो एक अंग्रेज सेनापति है, थोड़ा अलग सा लगता ना, आयरलैंड का था। ये कहां का था? यही वो आदमी है जिसने सबसे पहले आपके राजस्थान के लिए एक वर्ड यूज में लिया था, राजपूताना। इसी की राइटिंग में 1800 ईस्वी के आसपास में ये अपनी डायरी के अंदर राजस्थान के लिए किस वर्ड का इस्तेमाल करता है? लिख लो। जॉर्ज थॉमस ने बीकानेर, लिखो सूरत सिंह के शासनकाल में, पूरा लिखो। सूरत सिंह के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ सूरत सिंह, सूरत सिंह के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ सूरत सिंह, जॉर्ज थॉमस ने बीकानेर पर 2 बार आक्रमण किया था। जॉर्ज थॉमस अटैक्ड 2 टाइम्स ऑन बीकानेर। जॉर्ज थॉमस ने बीकानेर पर 2 बार आक्रमण किया था। जॉर्ज थॉमस अटैक्ड 2 टाइम्स ऑन बीकानेर। जॉर्ज थॉमस ने बीकानेर पर 2 बार आक्रमण किया था। जॉर्ज थॉमस अटैक्ड 2 टाइम्स ऑन बीकानेर। बीकानेर पर 2 बार आक्रमण किया था। नीचे एक लाइन चेंज करके लिखो, फिर उसको बॉक्स में बंद करना। जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। जॉर्ज थॉमस यूज्ड वर्ड ऑफ राजपूताना फॉर, यूज्ड राजपूताना वर्ड फॉर राजस्थान। जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। जॉर्ज थॉमस यूज्ड वर्ड राजपूताना फॉर राजस्थान। राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? राजपूत। बॉक्स में बंद करो इस लाइन को। फैन बंद करवा दे, क्यों? सर्दी लग रही? नहीं नहीं, फैन तो चल। हाँ हाँ, ठंड लग रही सच में? हाँ तो करो भाई बंद। कौन किधर? वहां से वो कर देगा। ऐसे कम करेंगे, फैन ही बंद कर दे, ऐसे करवा दे। साइबेरिया हो रखा है। हाँ, ऐसे चालू रहने दे। हाँ, ये कह रहा है पश्चिमी राजस्थान के आदमी, ऐसे ही चालू रहने दे। हाँ, आप वाले बंद कर दे, दोनों बंद हो जाएंगे। तो हो जाएंगे, ये चलने देना। हाँ पूरब, तू बता। हाँ, गंगानगर में सूरतगढ़ पड़ता है, सूरत सिंह के नाम पे सूरतगढ़। बैठ जा, यही पूछ रहा था बस। लिखो 1818 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में, इन 1880 ऐसे ही बंद कर दे तू एक बार। 1818 ईस्वी में, इन 1880
क्या लिखोगे आगे? मैं भूल भाल गया। लिख लो, जो लिखना हो लिख लो। नहीं लिखा जाए तो फूटे तुम्हारे। सारी बातें आज लिखाई जाए, कल लिखाई जाए। अगला राजा लिखो, रतन सिंह। अगला राजा, अगला राजा कौन है? रतन सिंह। लिखो, एक बासन पीर का युद्ध। जैसलमेर में एक जगह पड़ती है बासन पीर। जैसलमेर और बीकानेर वालों के बीच में युद्ध हुआ। बीकानेर का राजा कौन है? रतन सिंह। और जैसलमेर में राजा हुआ करता गद सिंह। वो पंखा भी कर गया, ऐसी भी कर गया, सारे बंद कर गया। तो हाँ, ऐसी तो पंखे कैसे हुए? पंखे तूने कर दिए? हाँ, तू पहले दिमाग लगा गया। कर, चालू कर पंखे। तो क्या है, एक तो चालू रहने तो फिर, या तो पंखे या ऐसी ऐसी बंद कर दी तो पंखे चलो। बासन पीर का युद्ध किस किस के बीच में हो बताओ देंगे? रतन सिंह और गज। अब सुनो, देखो एक पहले लाइन लिखो, फिर मैं बताता हूँ। उतार लिया? बासन पीर का युद्ध आप लिखो, फिर मैं दो लाइनें लिखवाता हूँ। लिखो, इस युद्ध में गज सिंह की जीत हुई। गज सिंह वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में गज सिंह की जीत हुई। गज सिंह वॉन दिस बैटल। किसकी जीत हुई? मतलब जैसलमेर वाले जीत गए। स्टार लगा के एक लाइन लिखो, अपने काम की लाइन वो है। यह राजस्थान की किन्हीं भी दो रियासतों के बीच का अंतिम युद्ध था। यह राजस्थान की किन्हीं भी दो रियासतों के बीच का अंतिम युद्ध था। इट वॉज लास्ट बैटल बिटवीन एनी टू प्रिंसली स्टेट्स ऑफ राजस्थान। इट वॉज लास्ट बैटल बिटवीन एनी टू प्रिंसली स्टेट्स ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान की किन्हीं दो रियासतों के बीच अंतिम युद्ध था। यह राजस्थान की किन्हीं दो रियासतों के बीच अंतिम युद्ध था। इट वॉज लास्ट बैटल बिटवीन एनी टू प्रिंसली स्टेट्स ऑफ राजस्थान। किन्हीं दो रियासतों के बीच अंतिम युद्ध था। किन्हीं दो रियासतों के बीच का क्या था? अंतिम युद्ध था। कौन सा युद्ध है? बस कैसे, देखो बात सुनो। 1818 में अंग्रेज राजस्थान की रियासतों के साथ क्या कर लेते हैं? संधियां। मैंने आपको बीच बीच में कई बार बातें बताई है कि संधियों का सीधा सा मतलब था कि सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों के पास है। सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है? मतलब आप किसी भी रियासत को लड़ाई नहीं करनी, यदि उस रियासत की किसी दूसरी रियासत के साथ लड़ाई होती है तो उस रियासत की तरफ से कौन आएंगे? अब अंग्रेजों ने ये संधियां सबके साथ की। उन्होंने कोटा को कहा कि तेरी तरफ से लड़ना हो तो हम जाएंगे। जयपुर को कहा तेरी तरफ से लड़ना हो तो हम जाएंगे। बूंदी को कहा हम लड़ेंगे तेरी तरफ से। ये मेवाड़ को कहा। अब मान लो मेवाड़ और बूंदी के बीच में लड़ाई होती है तो मेवाड़ से कौन आएंगे? अंग्रेज। बूंदी से कौन आएंगे? अंग्रेज। तो क्यों लड़ेंगे? इसलिए 1818 के बाद राजस्थान में लड़ाइयां होनी बंदी हो गई। 1818 के बाद राजस्थान में कोई लड़ाई नहीं है। ये बीकानेर जैसलमेर वाले बिना अंग्रेजों से पूछे लड़ लिए। फिर अंग्रेजों ने खूब समझाया इनको, बिठा के मेवाड़ वालों को सबको बुलाया कि इनको कहो कि हमसे बिना पूछे नहीं लड़ोगे। फिर हम सुरक्षा कैसे करेंगे जब हमसे बिना पूछे लड़ लोगे? तो इनका ठीक है, इस बार तो लड़ लिए, आइंदा से इस बात का क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। तो राजस्थान में अंतिम युद्ध जो किन्हीं दो रियासतों के बीच हुआ था कौन सा था? बासन पीर। कब हुआ था? 1837 के आसपास में। और ये जो रतन सिंह था, बिहार गया हुआ था। बिहार में एक जगह पड़ती है गया। कौन सी जगह? तो ये कहां गया? गया। गया कहां पे गया? गया में। गया के पास से गंगा जी निकलती है। गंगा नदी निकलती है। राजस्थान का बंदा कहीं जाए, पास में गंगा जी निकले, गंगा जी में नहा के नहीं आए, फिर क्या मतलब निकला? गंगा जी में नहाने से पाप धुल जाते हैं। तो गंगा जी में नहाने के लिए गए। तो जब गंगा जी में स्नान कर रहे थे तब इसने अपने सारे सामंतों को, सामंत तो समझते हो, सारे सामंतों का आगे हाथ में पानी लो रहे गंगा जी का। सबने हाथ में गंगा जी का पानी लिया और कहा आप सौगन खाओ कि आज के बाद में किसी के भी घर में बेटी होगी तो मारोगे नहीं। और सबने सौगन कहा कि हाँ भाई, गंगा जी का पानी हाथ में लेके कहते हैं कि आज के बाद किसी के भी घर में कन्या होगी तो उसको मारेंगे। तो बीकानेर में कन्या वध पर रोक लगाने वाला राजा कौन है? रतन सिंह। ऐसा वो कब करता है?
1837। ऐसा वो कहां करता है? 1837 ईस्वी में, इन 1837 एडी। अठारह ईस्वी में, इन 1837 एडी, इसने गया में कन्यावध पर रोक लगा दी थी। ही पुट बैन ऑन फीमेल इन्फेंटिसाइड एट गया। इसने गया में कन्यावध पर रोक लगा दी थी। ही पुट बैन ऑन फीमेल इन्फेंटिसाइड एट गया। गया में किस पे रोक लगा दी थी? कन्यावध पर रोक लगा दी थी। किसने? किसने? कब? 1837। गया में कन्यावध पर क्या कर देता है? रोक लगा देता है। लिखो दरबारी विद्वान। दयालदास जी। एक बात और सुनो भाई, वो कोई कार्यक्रम आपके आगे आया होगा, वो कल मेरे को राजस्थान दिवस वाला कार्यक्रम था ना, परसों मैंने आप वाली क्लास उस चक्कर में नहीं ली थी, मैं उसकी रिकॉर्डिंग में गया हुआ था। कल वो उस पर लाइव हुआ था। भारत में सरकारी जो भी चीज है उनकी दुर्दशा ही है। भारत के लोग हमेशा कहते ही हैं कि भाई सरकार फलानी चीज बेच रही है, फलानी चीज बेच रही है ना। अक्सर मोदी सरकार के बारे में सबसे बड़ा इल्जाम ये लगाया जाता है कि रेलवे स्टेशन ही बेच दिया, बस अड्डे ही बेच दिए, अब ट्रेन बेच देगा, हवाई जहाज भी बेच दी। सरकार के पास कोई भी चीज नहीं, सरकार सारी चीजों को बेच रही है। कारण है कि सरकार की सारी चीजें घाटे में है। सरकार की सारी चीजें घाटे। तो परसों जब मैं वहां रिकॉर्डिंग करने के लिए गया हुआ था, तो जो इसके हेड है अपने यहाँ, जो डीडी नेशनल के हेड है, तो वो रिकॉर्डिंग करके जब मैं बाहर आया तो चाय मंगवा ली उन्होंने, चाय पियो चाय, तो बैठे हुए। तो उन्होंने मेरे को कहा कि सर पहले तो आप डीडी राजस्थान सब्सक्राइब करो, आपका मोबाइल दो मुझे, मैं आप नहीं करोगे मुझे पता है। और मुझे भी लगा यार हाँ डीडी राजस्थान आपने सब्सक्राइब तो नहीं किया हुआ है। तो उन्होंने मेरा मोबाइल लेके डीडी राजस्थान को सब्सक्राइब किया। तो मैंने उन्हें कहा कि सर मैं और भी कर दूंगा, बच्चों का दूंगा तो वो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ सर, हाँ ये हमारा डीडी राजस्थान भी सब्सक्राइब करवाना आप। तो मैं करवा देंगे, मैं करवा दूंगा। और सर कार्यक्रम का भी कहना कि आप देखें रोज, मैं ठीक है कर दूंगा। मैं उनको तो यूं बोल के आ गया। कार्यक्रम का तो क्या कहता क्या नहीं कहता, अपने वाले बच्चे पहले पढ़ते हैं। दूरदर्शन ने टीवी पे रिलीज कर दिया था कल शाम को 6 से 6:30 वो कार्यक्रम आया था, शायद 10 से 10:30 कार्यक्रम आया था। आज सुबह 6 से 6:30 वापस कार्यक्रम आया था। अपने बच्चे पढ़े जो इन्होंने हाथों हाथ टीवी से रिकॉर्डिंग की और टीवी से रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे जारी कर दिया। डीडी वालों ने यूट्यूब पे जारी किया। आज मेरे पास दोपहर में डीडी वालों का फोन आया कि वो हमने यूट्यूब पे जारी कर दिया और आप बच्चों को कहना कि वो कार्यक्रम देखें, है ना, और हमारे सब्सक्राइब भी बढ़ाना। तो मैंने उन्होंने मुझे लिंक भेजा, तो मैंने लिंक पे जाके देखा तो कोई 2 घंटे में 112 व्यूज थे। 2 घंटे में 100। जबकि अपने जिन चैनल, मैंने फिर अपने वाले चैनल देखे जो इन बच्चों ने अपने वालों ने बना रखे हैं, स्प्रिंग बोर्ड फैन क्लब एंड स्प्रिंग बोर्ड क्लिप्स एंड, उन पे मैंने देखा तो कल के बाद में उस वीडियो को कोई 50,000 लोग देख चुके हैं। सब पे मिला मुलू के 50,000 के आसपास में व्यूज थे। तो मैं गया यार, अब आप यदि 24 घंटे लेट डालोगे तो कौन देखेगा उसको? अपने देखना तो उसको नहीं है, पर कम से कम वो डीडी राजस्थान सब्सक्राइब कर लो। अभी उनका वापस फोन आ रखा है। मुझे लग रहा था यार क्या बोलूं मैं इस बात का। एक तो मेरे से कभी ये कॉन्फिडेंस मेरे में आ ही नहीं पाता कि मैं मेरी चीज के बारे में बता दूंगा यार ऐसा कर लिया जाए। पर प्लीज अभी खोल के डीडी राजस्थान सब्सक्राइब करो। वीडियो नहीं देखना आपने, मत देखना, भले आप जहां से देखना वहां से देख लेना, पर वो कर लो यार। तो डीडी राजस्थान सब्सक्राइब कर लो तो उनको लगेगा। उनके शायद कोई कल से भी थोड़े व्यूज बढ़े हैं, तो उनका आज फोन आया था कि थैंक यू, हमारे थोड़े सब्सक्राइब तो बढ़े हैं आपकी वजह से। हैं 1 मिनट में बढ़ रहे हैं यूं। हाँ तो अभी के अभी सबको सौगन है, देख लेना, अभी के अभी करो। और कोई मेरी बात मानो नहीं मानो। है मेरा वीडियो की कहाँ है? डीडी नेशनल है। अरे नहीं, आप देख लेना बाद में। डीडी राजस्थान देख लेना। हाँ 1 मिनट 1.1 के 0.1 के। अभी सारे करो भाई, सारे करो। और डीडी नेशनल करवाना, कार्यक्रम नहीं दिखवाना आपने, किसी को मत बताना कार्यक्रम का भले, पर डीडी नेशनल आसपास भी किसी को सब्सक्राइब करवा देना आप। हैं दोनों कर लो रे, दोनों कर लो, क्या फर्क पड़ता है? नेशनल भी कर लो, राजस्थान भी कर लो। मेरे को खुद को नहीं पता कौन सा करना, मेरा फोन लेके किया था उन्होंने। क्या कर लिया? हाँ, और आसपास में दोस्तों के भी फोन ले लेके आप कर देना यार।
तो थोड़े उनके सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे तो उनको यूं भला लगेगा, वरना ये डीडी भी मोदी सरकार बेच बाच देगी कभी, है ना, बाद में कहोगे साहब डीडी भी बेच दिया हमारा। है मेरा कैसे? अच्छा, आज मोदी जी कार्यक्रम है। अच्छा, हाँ हाँ, अपने वाला वीडियो नहीं है? हाँ है, किस पे? हाँ, दूरदर्शन राजस्थान, डीडी राजस्थान पे, डीडी राजस्थान देख लो उस पे। मेरे पास तो लिंक सा ही भेजा है, ये तो अपने वालों ने डाल रखे हैं, तो देख नहीं चाहिए, डीडी का है क्या? हाँ, अरे ये तो डीडी राजस्थान है, ये सब्सक्राइब करना है। अब तू इसको जब करेगा तो इसके नीचे डीडी राजस्थान के जहां जहां लिंक है वो भी दिखाएंगे, तो ये नीचे अपने वाले बच्चों ने डाल रखे हैं, तो ये जो तू दिखा रहा है तो अपने वाले बच्चों के, तो ये फोटो तो कोई पुरानी फोटो। हाँ, दोहरावाड़ो देश, जो कल वाला कार्यक्रम था वो तो दोहरावाड़ो देश के नाम से कार्यक्रम है ना। चौपाल, चौपाल नाम का उनका आधे घंटे का प्रोग्राम होता है, उस चौपाल में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम करते हैं, तो एक कार्यक्रम दोहरावाड़ो देश था राजस्थान दिवस पे। ये नहीं देखना, मत देखो भले, अपने तो वो डीडी सब्सक्राइब बढ़ जाने चाहिए, बढ़ गए, वाह ठीक है, चलो आता आगे लिखो अपने दयाल दास। तो अभी मैंने वापस फोन देखा, उनका ही फोन था, मगर बाहर निकलते वापस कहेंगे कि आपने नहीं करवाए। और बुक का नाम लिखो, सरकारी चीजों की दुर्दशा है जी, सही चलती है नहीं। अब नेशनल चैनल है, इवन ये होता ही है कि भाई आप प्राइवेट चैनल पे तो ना कोई चला जाए, प्राइवेट चैनल पे तो आप प्राइवेट चैनल वालों को जानते हैं तो वो आपको बुला लेंगे, कर लेंगे। नेशनल चैनल वाले तो ढंग के लोगों को ही बुलाते होंगे किसी भी डिबेट, रुपए और देते हैं। प्राइवेट पे तो लोग जाने के रुपए दे देंगे, लोग प्राइवेट वालों को देंगे हम रुपए दे देंगे, ले एक बार टीवी पे दिखा दे। इन्होंने मुझे आधे घंटे की रिकॉर्डिंग के 2,000 रुपए दिए, मैं 2,000 रुपए कमा के लाया था उस दिन। मैंने उनको कहा कि यार क्या करूंगा, ये रुपए रख लो आप यार, डीडी के काम आ जाएंगे। नहीं, बिना रुपए के तो हम बुलाते ही नहीं किसी को, आप आए हो तो आपको तो हम रुपए और देंगे। तो यार मतलब रुपए दे के तो फिर ढंग के लोगों को भी बुलाया जा सकता है। और वो आधे घंटे का कार्यक्रम है जिसमें मैं तो कोई 10 एक मिनट बोलाऊंगा, मैं 10 मिनट मैं बोला था, 10 मिनट वो गुलाबो जी थे वो बोले थे, 10 मिनट क्वेश्चन पूछने वाला बोल रहा था, 26 मिनट का गीते से कार्यक्रम है। उसमें बाहर निकलते हुए मुझे कहा अरे आज मजा आया, आज आप क्या बोले थे। तो मैंने बाद में वो एंकर थे उनको कहा कि यार ऐसा तो मैंने कोई ढंग की बात भी नहीं बोली थी, ये बात मैं सुबह से शाम तक गलता रहता हूँ यार क्लासों के अंदर, वो सेम की सेम बातें मैं यहाँ बोल गया था, मेरे लिए तो कोई ऐसा नया भी नहीं था कि बहुत बड़ी ज्ञान की बात बता दी। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार यहाँ का ढांचा इतना खराब है कि हर किसी आदमी को बुला लेते हैं, और हर किसी आदमी को बुला लेते हैं तो वो यहाँ पे कोई ढंग के भी बोलते नहीं है। तो आज आप थोड़ा ढंग का बोले तो इन दूरदर्शन में जितने भी कर्मचारी इनको भी लग रहा है कि नहीं यार सर अच्छा बोले थे, सर अच्छा बोले थे। मैंने कैसे ऐसे कैसे बुला लेते हैं, सरकारी सिस्टम है, सरकारी सिस्टम है कि साहब डॉक्टर साहब बुलाने हैं कोई, तो कौन से डॉक्टर साहब को बुलाया जाए, तो बात देखते हैं कि अपने बीमार कौन है घर में, एक वो है उनके कैंसर का इलाज चल रहा है, तो कैंसर वाले डॉक्टर साहब को बुला लो। फिर डॉक्टर साहब बुला कर बाद में उनको सिफारिश और कर लेते हैं, हमारे एक मरीज है थोड़ा इलाज करवाओगे सही। तो यार यहाँ पर सिस्टम ये है नेशनल का, सॉरी सरकारी जितनी भी चीजें होती है इनके अंदर, तो फिर डूबनी होती है सरकारी चीजें। तो आज बढ़ा दो अपने 1001 बढ़ा देंगे तो उनको लगेगा 1000 सर की वजह से बढ़ गया, 1000 तो बढ़ ही जाएंगे। ठीक है, तो 500 आप वाली क्लास में 500 नीचे वाले में करेंगे तो 1000 बढ़ जाएंगे। तो बुक का नाम लिखो, क्या नाम है? बीकानेर राठौड़ारी ख्यात। किसने लिखी? हुआ कहता है टोड ने किताब छापी थी 1829 में, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और टोड ने अपनी किताब के अंदर लिखा कि जयपुर, जोधपुर और मेवाड़ ये तो राजस्थान के ए ग्रेड के राज्य हैं। कैसे राज्य हैं? ए ग्रेड। और बीकानेर बी ग्रेड का है, वो फर्स्ट ग्रेड, और बीकानेर कैसा है? सेकंड ग्रेड। रतन सिंह को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया, और रतन सिंह ने कहा नहीं हम फर्स्ट ग्रेड है, हम सेकंड ग्रेड नहीं है। तो रतन सिंह ने एक बुक लिखवाई, अपने एक राइटर को कहा कि बुक लिख और इस बुक में प्रूव कर कि हम कौन सी ग्रेड के हैं, फर्स्ट ग्रेड के। वो राइटर कौन है और बुक का नाम क्या है? तो आप बीकानेर के सारे राठौड़ों के बारे में लिखना पड़ेगा, सारे राठौड़ों के बारे में लिखा, नाम क्या हो गया? राठौड़ारी क्या, बीकानेर राठौड़। रतन सिंह जी ने बुक शुरू करवाई, इतने में रतन सिंह जी मर गए, वो बुक चल ही रही थी, खत्म नहीं हुई थी। तो ये बुक खत्म हुई रतन सिंह जी के बेटे के टाइम में, और बेटे का नाम था सरदार सिंह। बेटे का नाम क्या था? तो इसमें अंतिम राजा, कहां तक के राजा का वर्णन है? सरदार सिंह। और बीकानेर के राठौड़ जब लिखेंगे तो पहला बीकानेर में राठौड़ कौन आया था? बीका। तो इसमें कहां से कहां तक के राजाओं का वर्णन लिखो। इस पुस्तक में
यह पुस्तक, ये लिखो, यह पुस्तक बीका से लेकर सरदार सिंह तक बीकानेर के राजाओं की जानकारी देती है। दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट किंग्स ऑफ बीकानेर फ्रॉम बीका टू सरदार सिंह। यह पुस्तक बीका से लेकर सरदार सिंह तक बीकानेर के राजाओं की जानकारी देती है। दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट किंग्स ऑफ बीकानेर फ्रॉम बीका टू सरदार सिंह। यह पुस्तक बीका से लेकर सरदार सिंह तक बीकानेर के राजाओं की जानकारी देती है। यह अपने राजस्थान के अंतिम ख्यात है, इसके बाद राजस्थान में कोई भी ख्यात नहीं लिखी गई, लिख लो। यह राजस्थान के अंतिम ख्यात है, इट इज लास्ट ख्यात ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान के अंतिम ख्यात है, बाकी कल पढ़ेंगे।